नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद सत्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें थंबनेल में ही आपने देखा है महामैराथन या रिवीजन वीडियो अर्थात एक नजर सब कवर। एक नजर में हम आज 6 सेमेस्टर के चौथे प्रश्न पत्र के संपूर्ण सीरीज को एक रिवीजन के तौर पर इस महामैराथन वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जिन मित्रों ने इस प्रश्न पत्र के वैकल्पिक विवाद अधिनियम के विस्तृत वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर अभी देख लें, जिससे आपको ये वीडियो और अधिक समझ में आएगा और एग्जाम में लगभग सभी प्रश्न के उत्तर दे सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज के इस वीडियो सेशन को अपने उसी मोटिवेशनल वाक्य, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। दोस्तों, यह सफलता का मूल मंत्र होगा कि कार्य के प्रति एकाग्रता आपको आवश्यक होती है अगर आप किसी कार्य में सफलता चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका कहता है वैकल्पिक विवाद निस्तारण विधि एक विकल्प है। तो वैकल्पिक विवाद निस्तारण विधि एक विकल्प है, इसका उत्तर होगा मुकदमेबाजी, अर्थात वैकल्पिक विवाद निस्तारण विधि एक विकल्प है मुकदमेबाजी का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 कहता है वैकल्पिक विवाद निस्तारण मात्र एक उत्तर नहीं है। तो मात्र एक उत्तर नहीं है विवादों की समस्या का समाधान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 आपका कहता है वैकल्पिक विवाद निवारण का अर्थ है। तो वैकल्पिक विवाद निवारण का अर्थ है वार्तालाप, मध्यस्थता और माध्यस्थम, अर्थात ये सभी वैकल्पिक विवाद निस्तारण या निवारण का अर्थ है। वैकल्पिक विवाद निवारण का अर्थ वार्तालाप भी है, मध्यस्थता भी है और माध्यस्थम भी है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 कहता है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री आर.सी. लाहौटी के अनुसार वैकल्पिक विवाद निस्तारण में सम्मिलित है। तो वैकल्पिक विवाद निस्तारण में सम्मिलित है आर.सी. लाहौटी के अनुसार माध्यस्थम भी, मध्यस्थता भी और सुलह भी, अर्थात ये तीनों वैकल्पिक विवाद निस्तारण में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 आपका कहता है वैकल्पिक विवाद निवारण के अंतर्गत वैवाहिक विवादों का निपटारा किस विधि से होता है। तो वैवाहिक विवादों का निपटारा सलाह से होता है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। सलाह वैकल्पिक विवाद निवारण के अंतर्गत वैवाहिक विवादों का निपटारा सलाह से होता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की किस धारा या उपबंध के अनुसार न्यायालय को विवादों को लोक अदालत में भेजने की शक्ति प्रदान की गई है। तो न्यायालय को लोक अदालत में भेजने की शक्ति धारा 89(1) के अंतर्गत प्रदान की गई है। धारा 89(1) के अंतर्गत प्रदान की गई है। अगला प्रश्न कहता है वादकारियों या पक्षकारों का विकास में ... आधारित है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में भरा जाएगा मध्यस्थता, अर्थात वादकारियों पक्षकारों का विकास में मध्यस्थता आधारित है। पक्षकारों का विकास में मध्यस्थता आधारित है, मध्यस्थता आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपका कहता है, प्रश्न नंबर 8 आपका कहता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालत की स्थापना के बारे में उपबंध किया गया है। तो किस अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालत की स्थापना के विषय में उपबंध किया गया है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 किस संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित की गई है। तो यह संशोधित की गई है सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका कहता है किस संवैधानिक प्रावधान में समान न्याय और मुफ्त विधिक सेवा, समान न्याय एवं मुफ्त विधिक सेवा का उपबंध किया गया है। तो यह किया गया है आपका अनुच्छेद 39(a) के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका कहता है लोक अदालत से संबंधित केंद्र है। वैकल्पिक विवाद निवारण लोक अदालत से संबंधित केंद्र है वैकल्पिक विवाद निवारण। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रथम लोक अदालत कहां आयोजित की गई। तो प्रथम लोक अदालत आपकी गुजरात के जूनागढ़ में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न आपका कहता है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत विधिक सेवा में शामिल हैं। तो विधिक सेवा में शामिल हैं न्यायालय की फीस, प्रक्रिया शुल्क एवं अन्य प्रभार का भुगतान, किसी विधिक सेवा की कार्यवाहियों के मसविदा तैयार करने और दायर करने का प्रभार तथा विधिक कार्यवाहियों के दौरान न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि की प्रमाणिक प्रतिलिपि प्राप्त करना, ये सभी सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से कौन सा वाद या कौन सा विवाद लोक अदालत द्वारा निर्णीत नहीं किया जा सकता है। तो लोक अदालत द्वारा आपका आपराधिक प्रवृत्ति के विवाद निर्णीत नहीं किए जा सकते हैं। जो आपराधिक प्रवृत्ति के विवाद होते हैं वो लोक अदालत द्वारा निर्णीत नहीं किए जा सकते हैं। लोक अदालत केवल सिविल प्रकृति, राजस्व प्रकृति, वैवाहिक प्रकृति के विवादों का निस्तारण कर सकती है। किसी भी स्थिति में आपराधिक प्रवृत्ति के विवादों का निस्तारण
लोक अदालत नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 कहता है, प्रश्न नंबर 15 कहता है वार्तालाप की शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो वार्तालाप की शक्ति का मुख्य स्रोत कौशल भी है, ज्ञान की एवं तैयारी, परिवर्तनीय उपचार और संतोषजनक उपचार, ये सभी वार्तालाप की मुख्य शक्ति के स्रोत हैं। वार्तालाप की मुख्य शक्ति के ये सभी स्रोत हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थता क्या है? प्रश्न नंबर 16 आपका कहता है मध्यस्थता क्या है? तो मध्यस्थता पक्षकारों द्वारा विवादों को सुलझाने की खोज है। पक्षकारों द्वारा विवादों की सुलझाने की खोज को मध्यस्थता कहते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है वैकल्पिक विवाद निवारण की कौन सी विधि वैवाहिक विवादों में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वैवाहिक विवादों में सर्वाधिक उपयुक्त है सलाह। वैवाहिक विवादों में उपयुक्त विधि सलाह है। अगला प्रश्न आपका कहता है सुलह की प्रक्रिया के प्रयोग का सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रम क्या है? सुलह की प्रक्रिया के प्रयोग का सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रम क्या है? तो वह है वाद विचारण के पूर्व स्तर पर। आपका उत्तर होगा वाद विचारण के पूर्व स्तर पर। अगला प्रश्न आपका कहता है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस धारा में माध्यस्थम का उपबंध है? तो आपका इसका उत्तर होगा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10A में। अगला प्रश्न आपका कहता है पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1904 की धारा 9(1) में वैवाहिक मामलों को सुलझाने का अभिप्राय करती है। तो वैवाहिक मामलों को सुलझाने का अभिप्राय करती है, इसका उत्तर होगा सुलह। वैवाहिक मामलों को में सुलझाने का अभिप्राय सुलह, इसका उत्तर होगा सुलह। अगला प्रश्न आपका कहता है सुलह प्रक्रिया के दौरान हड़ताल एवं तालाबंदी किस विधि के अंतर्गत प्रतिबंधित है? इसका उत्तर आपका होगा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 23 के तहत प्रतिबंधित है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 23 के तहत प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 कहता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में सुलह का उपबंध है? तो इसका उत्तर होगा 23(2) में। अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 23(2) में सुलह का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 में कितने प्रकार के वैकल्पिक उपायों को बताया गया है? तो इसमें आपका उत्तर होगा 5 प्रकार के वैकल्पिक उपायों को बताया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम अधिनियम की किस धारा के अनुसार मध्यस्थ को पंचायत का कारण बताना आवश्यक है? तो यहाँ पर धारा 31 के अनुसार मध्यस्थ को पंचायत का कारण बताना आवश्यक है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि सुलहकर्ता का या के क्या अधिकार हैं? तो सुलहकर्ता के क्या अधिकार हैं? सुलहकर्ता के अधिकार हैं कि वो पक्षकारों को संपर्क करने के लिए बुला सकता है, पक्षकारों से लिखित बातचीत या संपर्क कर सकता है, पक्षकारों से सलाह या परामर्श कर सुलह की कार्यवाही के संबंध में बैठक का स्थान निर्धारित कर सकता है। अर्थात सभी ये तीनों जो अधिकार बताए गए हैं सुलहकर्ता के सभी अधिकार हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि परिभाषा के अनुसार माध्यस्थम से कोई माध्यस्थम तात्पर्य है चाहे स्थायी मध्यस्थताकारी संस्था द्वारा प्रशासित हो या ना हो। यह वाक्य आपका शुद्ध है। अगला प्रश्न आपका कहता है न्यायालय संपत्ति जो माध्यस्थम की विषय वस्तु है के लिए एक प्रापक नियुक्त कर सकता है। यह वाक्य भी आपका शुद्ध है केवल उस स्थिति में जबकि कोई पक्षकार इस संबंध में प्रार्थना पत्र दे। यहाँ पे 2 प्रश्न आपके शुद्ध और अशुद्ध से पूछे गए थे। यद्यपि यह प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इन प्रश्नों को पढ़कर समझ लेना चाहिए। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 27 कहता है एक निपटारा या समझौता पक्षकारों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित तो वह अंतिम भी है, पक्षकारों पर बाध्यकारी भी है और वही इस परिस्थिति और प्रभाव रखता है जैसे कि यह सहमत निबंधनों का एक माध्यस्थम अधिनिर्णय है। अर्थात ये सभी आपके पक्षकारों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 28 कहता है कि एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम में एक पक्षकार अवश्य होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। जो आपको विकल्प दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं का उत्तर होगा। अर्थात ये विदेशी राज्य सरकार या विदेशी राष्ट्रीय, इनमें से ये कोई उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 किसके साथ संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है। उत्तर होगा इसका न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय।
अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थों की नियुक्ति के संबंध में अशुद्ध अभिकथन चिन्हित करें। अब इसमें से आपको 4 अभिकथन दिए गए हैं जिसमें अशुद्ध अभिकथन चिन्हित करना है। तो इसमें अशुद्ध अभिकथन होगा कि केवल भारतीय राष्ट्रीय का एक व्यक्ति मध्यस्थ हो सकता है। यह कथन आपका अशुद्ध है, क्योंकि मध्यस्थ किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति हो सकता है। जैसे कि हमने अपने जो पुराने विस्तृत वीडियो हैं उनमें हम लोगों ने इस विषय को बहुत अच्छे से समझा है और याद किया है। जिन मित्रों ने अब तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो देखकर उन प्रश्नों को विस्तृत तरीके से समझें। उसके बाद रिवीजन के तौर पर यह महामैराथन वीडियो आपको तुरंत ही लगभग आपकी संपूर्ण सीरीज को याद कराने में सहायक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है माध्यस्थम अधिकरण। प्रश्न नंबर 31 आपका कहता है कि माध्यस्थम अधिकरण, तो माध्यस्थम अधिकरण आपका क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा माध्यस्थम अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 द्वारा आबद्ध यह आपका अशुद्ध है तथा शेष सभी दिए गए विकल्प अर्थात बी व सी शुद्ध विकल्प होंगे। अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 द्वारा आबद्ध नहीं है और पक्षकारगण माध्यस्थम अधिकरण द्वारा अपनी कार्यवाही के संचालन माध्यस्थम द्वारा अपनी कार्यवाहियों के संचालन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं। अर्थात आपका इसमें उत्तर विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है माध्यस्थम पंचाट में किसी लिपिकीय टंकण या संगणनात्मक त्रुटि को शुद्ध करने के लिए विहित परिसीमा अवधि है। तो यह आपकी विहित परिसीमा अवधि कितने दिन है? 30 दिन है। विहित परिसीमा अवधि आपकी 30 दिन है। अगला प्रश्न आपको कहता है कोई लिखित संसूचना प्राप्त की गई समझी जाएगी यदि यह प्रेषिटी को परिदत्त कर दी गई हो। तो आपको 4 विकल्प जो दिए गए हैं इनमें से कोई विकल्प मिलान नहीं करता है, कोई विकल्प सही नहीं है, अर्थात विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका कहता है सुलहकर्ता की संख्या होगी। तो सुलहकर्ता की संख्या कितनी होती है? 2 या 3 यदि पक्षकारगण सहमत हों। अगला प्रश्न आपका कहता है माध्यस्थम करार के पक्षकारगण द्वारा एक करार तात्पर्यित है। तो माध्यस्थम करार के पक्षकारगण द्वारा करार जो तात्पर्यित है वह है विवादों जो व्युत्पन्न हुए हैं को माध्यस्थम को प्रस्तुत करने के लिए और एक परिभाषिक विधिक संबंध चाहे संविदात्मक या नहीं के संबंध में किसी भविष्य के विवादों को माध्यस्थम को प्रस्तुत करना। ये दोनों आपके विकल्प सही होंगे। अर्थात प्रश्नानुसार विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अर्थात उपयुक्त ए व बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक मध्यस्थ को नियुक्त करते समय मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित पर सम्यक ध्यान देंगे। निम्नलिखित पर सम्यक ध्यान देंगे। तो मुख्य न्यायाधीश किन बातों पर ध्यान देंगे? वो ध्यान देंगे कि पक्षकारों के करार द्वारा मध्यस्थ की अपेक्षित योग्यताएं और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रतिफल। अगला प्रश्न आपका कहता है कि किसी पक्षकार के आवेदन पर न्यायालय निम्नलिखित के लिए एक संरक्षक नियुक्त कर सकता है। तो न्यायालय जब संरक्षक की नियुक्ति करता है तो वो न्यायालय एक अल्पवयस्क के लिए भी संरक्षक की नियुक्ति कर सकता है और एक अस्वस्थ मस्तिष्क का यदि व्यक्ति है तो उसके लिए भी संरक्षक की नियुक्ति कर सकता है। अर्थात आपके यही दोनों विकल्प सही होंगे, अर्थात आपके ये दोनों विकल्प सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 38 कहता है कि एक माध्यस्थम करार के संबंध में दोषपूर्ण आख्यान चिन्हित कीजिए। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। करार दोषपूर्ण आख्यान क्या है? तो इसमें से यह मौखिक हो सकेगा या लिखित, यह आपका दोषपूर्ण आख्यान होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक माध्यस्थम करार निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी में लिखित में अवश्य होना चाहिए। तो लिखित में होना चाहिए, पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज भी लिखित में होना चाहिए, एक विनिमय पत्र टेलेक्स या टेलीग्राम भी लिखित में होना चाहिए और दावा या प्रतिरक्षा का अभिकथन कर विनिमय जिसमें एक पक्षकार द्वारा करार का अस्तित्व अभिकथित होता है और अन्य के द्वारा इससे इनकार किया जाता है, यह भी लिखित में होना चाहिए। अर्थात विकल्प नंबर तीनों विकल्प सही है और विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है यदि एक मामले में एक कार्यवाही एक न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष लाई जाती है तो एक माध्यस्थम करार की विषय वस्तु है। इसमें माध्यस्थम करार की विषय वस्तु पूछा गया है कि क्या है? तो यह एक ऐसा न्यायिक प्राधिकारी पक्षकारों को किसी पक्षकार द्वारा न किए गए एक आवेदन पर पक्षकारों को निर्दिष्ट कर देगा, पक्षकारों को निर्दिष्ट कर देगा। अर्थात विकल्प नंबर सी आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है पंचाट
मध्यस्थम अधिकरण द्वारा निर्देश ग्रहण किए जाने की तारीख से कितने माह की अवधि के भीतर किया जाएगा? तो यह है आपका 12 माह की अवधि के भीतर अर्थात 1 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में कौन सा अभिकथन दोषपूर्ण है? आपको 4 अभिकथन दिए गए हैं। कह रहा है मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन दोषपूर्ण है? तो इन 4 अभिकथनों में से आपका दोषपूर्ण अभिकथन नंबर डी है कि धारा 64 में 3 से अधिक मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए प्रावधान है। यह कथन आपका दोषपूर्ण अभिकथन है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम में एकमात्र या तीसरा मध्यस्थ की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त कर सकते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्त कर सकते हैं पक्षकारों की राष्ट्रीयता से भिन्न राष्ट्रीयता का एक मध्यस्थ। ये प्रश्न हम पहले भी अभी डिस्कस किए हैं कि राष्ट्रीयता विशेष मायने नहीं रखती है मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है एक मध्यस्थ को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकेगी। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। तो जो आधार आपको दिए गए हैं इनके आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई या जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से किसी एक आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है, अर्थात किसी एक आधार को उठा लें तो उपरोक्त में से किसी ए या बी या सी इस प्रकार भी आपका प्रश्न बनाया जा सकता है। तो किसी भी आधार पर चुनौती दी जा सकती है एक मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में। अगला प्रश्न आपका कहता है धारा 13 के अनुसार एक मध्यस्थ को चुनौती मध्यस्थम अधिकरण द्वारा निर्धारित की जाती है जब तक चुनौती किया गया मध्यस्थ अपने पद से हट नहीं जाता। यह कथन आपका सत्य है। यह सत्य और असत्य कथन पूछा गया था, यद्यपि यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है मध्यस्थम अधिनिर्णय अपास्त किया जा सकेगा। मध्यस्थम अधिनिर्णय अपास्त किया जा सकेगा, तो अपास्त किया जा सकेगा न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं संबंध में अशुद्ध अभिकथन चिन्हित करें। आपको 4 अभिकथन दिए गए हैं। कह रहा है जो अशुद्ध अभिकथन है उसको चिन्हित करें। तो इसमें से आपका अशुद्ध अभिकथन है पक्षकार जिसने एक मध्यस्थ नियुक्त किया वह आधिकारिकता का प्रश्न नहीं उठा सकता है। आपका विकल्प नंबर सी अशुद्ध अभिकथन लिखा गया है, या अशुद्ध अभिकथन है कि पक्षकार जिसने एक मध्यस्थ नियुक्त किया वह आधिकारिकता का प्रश्न नहीं उठा सकता है, आधिकारिकता का प्रश्न नहीं उठा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि धारा 18 मध्यस्थम अधिकरण पर निम्नलिखित कर्तव्य अधिरोपित करती है। तो धारा 18 किस पे धारा 18 मध्यस्थम अधिकरण पर किस कर्तव्य अधिरोपित करती है? तो इसे प्रत्येक पक्षकार से एक समान व्यवहार करना चाहिए और इसे प्रत्येक पक्षकार को अपना प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए, अर्थात विकल्प ए व बी दोनों सही होंगे। विकल्प सी आपका गलत होगा कि अधिकरण का मध्यस्थम उस पक्षकार जिसने उसे नियुक्त किया है के पक्ष में होगा। यह कथन आपका गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम पंचायत की समय सीमा 2016 के अधिनियम संख्या 3 की धारा 15 द्वारा अंतः स्थापित मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में वर्णित है? तो यह धारा 29 का में वर्णित है। यह धारा 29 का में वर्णित है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम अधिकरण सशक्त है। तो मध्यस्थम अधिकरण सशक्त कहां है? मध्यस्थम अधिकरण सशक्त है ब्याज स्वीकृति करने के लिए जहां अधिनिर्णय धन के भुगतान से संबंधित है वहां भी सशक्त है, और दरें निश्चित कर सकता है जिस पर ब्याज संग्रहित की जाएगी, और यदि इस दर इस प्रकार निश्चित नहीं है तो ब्याज अधिनिर्णय की तिथि से भुगतान तक 18% वार्षिक की दर से संदेह होगा। अगला आपका कि एक मध्यस्थम की लागत निश्चित करने के लिए व्ययों की हकदार पक्षकार जो व्ययों का भुगतान करेगा, और नीति जिससे व्ययों का संदत्त किया जाएगा। ये आपके तीनों विकल्प मध्यस्थम अधिकरण सशक्त है। मध्यस्थम अधिकरण इन सभी में सशक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाएगा। तो एक मध्यस्थ का आदेश कब समाप्त हो जाएगा? वह अपने कृत्यों का अनुपालन करने में यदि असमर्थ हो जाता है तो भी समाप्त हो जाएगा, और यदि स्वयं अपने पद से हट जाता है या पक्षकारगण उसके आदेश को समाप्त करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो भी मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 आपका कहता है कि धारा 34 के अनुसार यदि एक मध्यस्थम अधिकरण पक्षकारों के करार की शर्तों का उल्लंघन में गठित है, यदि
यदि एक मध्यस्थम अधिकरण पक्षकारों के करार की शर्तों के उल्लंघन में गठित है तो ऐसे अधिकरण द्वारा पारित किया गया अधिनिर्णय न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य होता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक पक्षकार मध्यस्थम कार्यवाही के पूर्व या पश्चात किसी समय न्यायालय को आवेदन कर सकेगा, तो ये जो दिए गए विकल्प हैं इनमें से किसी के आधार पर आवेदन नहीं कर सकेगा, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक द्वितीय अपील है, इसमें से पूछा गया कि द्वितीय अपील क्या है, तो एक द्वितीय अपील में पारित किए गए एक आदेश से नहीं होगी। अगला प्रश्न आपका कहता है कोई पक्षकार मध्यस्थम अधिकरण को आवेदन कर सकता है, तो मध्यस्थम अधिकरण को आवेदन कब कर सकता है, यदि कोई संगणनात्मक लिपि या टंकण की त्रुटियों के सुधार में या एक अतिरिक्त मध्यस्थम अधिनिर्णय प्रस्तुत दावे के बारे में मध्यस्थम की कार्यवाहियों में आने हेतु किंतु जो मध्यस्थम अधिनिर्णय से छोड़ दी गई हो। ये दोनों विकल्प आपके सही होंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए एक आवेदन किया जा सकेगा, तो एक आवेदन कब किया जा सकेगा, आवेदक द्वारा अधिनिर्णय की प्राप्ति की तिथि से 3 माह के भीतर ही आवेदन किया जा सकेगा, 3 माह के भीतर आवेदन किया जा सकेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय हैं, तो मध्यस्थम अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय हैं अंतिम एवं पक्षकारों पर बाध्यकारी और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन प्रवर्तनीय उस रीति से जैसे कि वह न्यायालय की एक डिक्री हो, परंतु ध्यान दें इसमें इन दोनों विकल्पों के साथ एक शर्त भी है कि बशर्ते कि अधिनिर्णय को अपास्त करने हेतु आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है या ऐसा आवेदन दाखिल करने के लिए विहित समय का अवसान हो गया है, अर्थात विकल्प आपका दोनों ए व बी सही है, परंतु उनमें एक शर्त रखी गई है, एक शर्त के साथ एक नियम के साथ ही स्वीकार किया जाएगा, अस्वीकृत किए गए हो तब माना जाएगा, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जब सुलहकर्ता को यह प्रतीत होता है कि विवाद के पक्षकारों के मध्य समाधान की संभावना है तो वह निम्नलिखित के अलावा क्या कर सकता है, तो वह पक्षकारों को एक समाधान करार तैयार करने के लिए कहेगा या तैयार करने के लिए कहना कर सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है विवाद के पक्षकारों के मध्य एक समाधान करार तैयार किया जाता है, तो यह तैयार किया जाता है या तो पक्षकारों द्वारा या तो सुलहकर्ता द्वारा, दोनों में से किसी के द्वारा ही समाधान करार तैयार किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आधार है, तो मध्यस्थम अधिकरण को अपास्त करने के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति की समुचित नोटिस की वांछा या किसी पक्षकार की अक्षमता या मध्यस्थम करार की अवैधता, ये तीनों आधार हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है समझौता कार्यवाहियां उस तिथि पर समाप्त हो जाएंगी जिस पर, समझौता कार्यवाहियां उस तिथि पर समाप्त हो जाएंगी जिस पर, तो आपको इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन 4 विकल्पों में से उपर्युक्त लिखित तिथियों में से कोई जो चारों विकल्प हैं उनमें से किसी के आधार पर भी समाप्त किया जा सकता है, किसी के आधार पर भी तिथि समाप्त हो जाएगी, अर्थात आपका यदि समाधान करार पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित है या सुलहकर्ता द्वारा लिखित उद्घोषणा की गई है कि अग्रता समझौते का प्रयास अब आगे न्यायोचित नहीं है, या पक्षकारों द्वारा सुलहकर्ता एक लिखित उद्घोषणा की गई है या एक पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को सूचित किया गया है कि समझौता कार्यवाहियां समाप्त हो गई हैं, इन किसी आधार पर भी समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है यदि पक्षकारगण मध्यस्थम कार्यवाहियों के दौरान विवाद का समाधान करते हैं, यदि विवाद का समाधान करते हैं तो मध्यस्थम अधिकरण कार्यवाहियां समाप्त कर देगा तथा संबंध सहमत निर्बंधनों पर एक मध्यस्थम अधिनिर्णय के रूप में समाधान को अभिलिखित करेगा और अधिकरण सहमत शर्तों पर मध्यस्थम पंचायत को पारित करेगा। ये सभी विकल्प आपके सही हैं, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक मध्यस्थम कार्यवाही में मध्यस्थों की संख्या के बारे में दोषपूर्ण अभिकथन को चिन्हित करें। आपको 4 कथन दिए गए हैं जिनमें से दोषपूर्ण अभिकथन क्या है, तो दोषपूर्ण अभिकथन है कि यह सदैव विषम संख्या में होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है विधिक प्रतिनिधि एक व्यक्ति है, तो विधिक प्रतिनिधि एक व्यक्ति है, उपयुक्त में से प्रत्येक अर्थात विकल्प नंबर डी, अर्थात जो ए बी व सी दिए गए हैं इनमें से किसी में भी विधिक प्रतिनिधि एक व्यक्ति है, अर्थात जो व्यक्ति एक मृतक व्यक्ति की संपदा का विवेचन करेगा वह भी एक विधिक प्रतिनिधि है, जो मृतक की संपदा के साथ हस्तक्षेप करेगा वह भी विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा, या जिस पर पक्षकार की मृत्यु के उपरांत संपदा न्यागमित होती है वह भी एक विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा, अर्थात सभी विकल्प आपके सही हैं। अगला विकल्प आपका कहता है अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम की कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी, मध्यस्थम की कार्यवाहियां कब समाप्त हो जाएंगी, तो मध्यस्थम की कार्यवाही यदि अंतिम मध्यस्थम अधिनिर्णय पारित किए जाने पर
या दावाकर्ता द्वारा दावा की वापसी पर या पक्षकारों के मध्य कार्यवाहियां समाप्त कर देने के लिए करार पर, इन तीनों में से किसी के आधार पर भी मध्यस्थम कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि मध्यस्थम अधिनिर्णय मध्यस्थ को प्रस्तुति के निबंधनों के अंतर्गत नहीं आती हुई एक विवाद के साथ व्यवहार करता है तो इसका उत्तर होगा न्यायालय इसे अपास्त कर सकेगा, अर्थात न्यायालय इसे अपास्त कर सकेगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 67 कहता है कि मध्यस्थम अधिकरण निर्धारित करेगा कि क्या निर्धारित करेगा कि साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए मौखिक सुनवाई की जाए, मौखिक बहस हेतु सुनवाई की जाए या कार्यवाही दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों के आधार पर संचालित की जाए, ये सभी निर्धारित करेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है न्यायालय एक मध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त कर सकता है यदि वह पाता है कि उपर्युक्त लिखित मामलों में से किसी में अर्थात विवाद की विषय वस्तु मध्यस्थम द्वारा समाधान के लिए समर्थ नहीं है या मध्यस्थम अधिनिर्णय भारत की लोक नीति के साथ संघर्ष में है। इन दोनों के आधार पर ही अपास्त कर सकता है यदि न्यायालय एक मध्यस्थम अधिनिर्णय को यह पाता है कि विवाद की विषय वस्तु मध्यस्थम द्वारा समाधान के लिए समर्थ नहीं है या मध्यस्थम अधिनिर्णय भारत की लोक नीति के साथ संघर्ष में है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 69 आपका कहता है कि आदेश ... यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, प्रयोज्य है, रिक्त स्थान में भरा जाएगा कि धारा 9 के अधीन कोई उपाय स्वीकृत करना या स्वीकृत करने से इनकार करना, धारा 34 के अधीन एक मध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त करना या समाप्त करने से इनकार करना या धारा 17 के अधीन एक अंतरिम उपाय को स्वीकृत करना या स्वीकृत करने से इनकार करना, ये सभी आपके रिक्त स्थान में भरे जाएंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि धारा 52 सुलहकर्ताओं के लिए निम्नलिखित नियमावली विहित करती है, तो निम्नलिखित नियमावली विहित करती है पहली कि पक्षकारों की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति से उनके विवादों का एक संभावनाजनक समाधान तक पहुंचने के लिए सहायता करना, स्वदेशिता शुद्धता पक्षकारों के अधिकारों को न्याय प्रदान करने वाले विचारकों एवं सिद्धांतों द्वारा दिशा निर्देशित होना, संबंधित व्यापार की और विवाद की परिस्थितियों द्वारा दिशा निर्देशित होना, विवाद के समाधान हेतु प्रस्ताव बनाना, इन सभी या किसी प्रत्येक में से के आधार पर नियमावली विहित करती है, प्रत्येक के आधार पर नियमावली विहित करती है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 71 आपका कहता है कि क्या कोई सुलहकर्ता पक्षकारों द्वारा किसी मध्यस्थम या न्यायिक कार्यवाहियों में साक्षी के रूप में पेश किया जा सकता है, तो नहीं, साक्षी के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में यह बताया गया है कि मध्यस्थम पंचायत अंतिम होगा और पक्षकारों तथा उनके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा, तो धारा 25 के अंतर्गत बताया गया है, धारा 25 ये बताती है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि धारा 36 के अनुसार पंचायत का प्रवर्तन कैसे किया जाता है, तो धारा 36 के अनुसार पंचायत का प्रवर्तन सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन न्यायालय की डिक्री की तरह किया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है सुलहकर्ता की भूमिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में दी गई है, तो यह धारा 67 में दी गई है, इसका उत्तर होगा धारा 67। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम अधिकरण के विनिश्चय को कहते हैं, तो मध्यस्थम अधिकरण के विनिश्चय को कहते हैं पंचायत, अर्थात इसका उत्तर पंचायत होगा कि मध्यस्थम अधिकरण के विनिश्चय को पंचायत कहते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम पंचायत का प्रारूप और विषय वस्तु संबंधी प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा धारा 31 में दिए गए हैं। मध्यस्थम पंचायत के प्रारूप और विषय वस्तु संबंधित प्रावधान धारा 31 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 77 आपका कहता है कि धारा 61 मध्यस्थम और सुलह अधिनियम के सुलह से संबंधित प्रावधानों के प्रवर्तन और विस्तार का उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित में से किन कार्यवाहियों पर सुलह संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा जहां विधि के आधार पर कतिपय विवादों को सुलह के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि सुलह कार्यवाहियों के आरंभ के विषय में सत्य कथन इंगित कीजिए, सुलह कार्यवाहियों के आरंभ के विषय में सत्य कथन इंगित कीजिए। यहाँ पे आपके सत्य कथन में से होगा एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को सुलह के लिए लिखित आमंत्रण, दूसरे पक्षकार द्वारा स्वीकृति और 30 दिन के भीतर स्वीकृति का जवाब देना नामंजूरी माना जाएगा, स्वीकृति का जवाब ना देना नामंजूरी माना जाएगा। ये सभी कथन आपके सत्य हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है सुलहकर्ता
नियमितों से बाध्य होगा, अधिनियमितों से बाध्य होगा। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 इससे नहीं होगा, और साक्ष्य अधिनियम 1972 इन दोनों के आधार पर बाध्य नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है धारा 37 मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थम अधिकरण के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं होगी, परंतु निम्न में से किस न्यायालय में अपील करने के अधिकार पर इस प्रावधान का प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो यह उच्चतम न्यायालय होगा। इसका उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय में अपील करने के अधिकार पर इस प्रावधान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम एक स्वतंत्र अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? मध्यस्थम एक स्वतंत्र अधिनियम 1899 में बनाया गया। इसका उत्तर होगा 1899। अगला प्रश्न आपका कहता है संपूर्ण भारत के लिए मध्यस्थम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका यह अधिनियम 1940 में पारित किया गया था। 1940 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है लोक अदालत व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को इसका जनक कहा जाता है। लोक अदालत व्यवस्था का जनक न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य विवाद या मतभेद को दोनों पक्षकारों को न्यायिक रूप से सुनने के पश्चात निर्णय के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया गया संदर्भ है जो सक्षम क्षेत्राधिकारी का न्यायालय नहीं है। यह कथन किस विद्वान का है? तो आपका इसका उत्तर होगा बी सैंडर्स। यह कथन बी सैंडर्स का है। इसका सही जवाब होगा बी सैंडर्स, अर्थात यह दिया गया कथन बी सैंडर्स का है। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम और सुलह अधिनियम की किस धारा में मध्यस्थम की परिभाषा दी गई है? तो आपका मध्यस्थम की परिभाषा धारा 2(1) का के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम में मध्यस्थम की दी गई परिभाषा, तो मध्यस्थम की दी गई परिभाषा स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों है, अर्थात ना तो पूर्णतः स्पष्ट है और ना ही अस्पष्ट है। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम कितने प्रकार का हो सकता है? तो मध्यस्थम आपका 3 प्रकार का हो सकता है। मध्यस्थम 3 प्रकार का हो सकता है। ध्यान रखें मध्यस्थम कितने प्रकार का हो सकता है? तो मध्यस्थम 3 प्रकार का हो सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार है? अभी आपने पढ़ा कि मध्यस्थम कितने प्रकार का हो सकता है, तो मध्यस्थम 3 प्रकार का हो सकता है। अगर पूछा जाए कि मध्यस्थम के तीनों प्रकार क्या हैं, तो मध्यस्थम के 3 प्रकार हैं व्यक्तिगत या घरेलू मध्यस्थम, कानूनी या सांविधिक मध्यस्थम और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की किस धारा में घरेलू मध्यस्थम की परिभाषा दी गई है? तो यह कहीं भी घरेलू मध्यस्थम की परिभाषा नहीं दी गई है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 90 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले मध्यस्थम को सौंपे जा सकते हैं? तो मध्यस्थम को औद्योगिक मामले भी सौंपे जा सकते हैं, दिवालिया संबंधित कार्यवाही भी सौंपी जा सकती है, सीपीसी की धारा 92 के अधीन भी मामले जो हैं उनको भी सौंपा जा सकता है, अर्थात विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि क्या मध्यस्थम कार्यवाही पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं? तो नहीं लागू होते हैं। इसका उत्तर होगा नहीं लागू होते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम का कौन सा अध्याय मध्यस्थम अधिकरण की संरचना का प्रावधान करता है? तो यह अध्याय 5 करता है। अध्याय नंबर 5 करता है। अध्याय 5 करता है मध्यस्थम कार्यवाहियों का वर्णन। अध्याय 5 करता है। अध्याय 5 करता है। अध्याय 5 करता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 93 कहता है। प्रश्न नंबर 93 कहता है कि मध्यस्थों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं? तो आपका यह धारा 11 के अंतर्गत दिए गए हैं। सही उत्तर होगा धारा 11 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका कहता है कि वैध मध्यस्थम पंचायत की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। तो आपकी वैध मध्यस्थम पंचायत की आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? तो आवश्यकता है कि पंचायत लिखित होना चाहिए, बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और कारण सहित पंचायत होनी चाहिए, अर्थात ये आपके तीनों विकल्प सही हैं। उपयुक्त सभी विकल्प डी के तौर पर सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की किस धारा में पंचायत को अपास्त करने के आधारों का वर्णन है? तो यह धारा 34(2) का के अंतर्गत है। सही उत्तर होगा धारा 34(2) का के अंतर्गत मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा में पंचायत को अपास्त करने के आधारों का वर्णन है। अगला प्रश्न आपका कहता है पंचायत को अपास्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार हो सकता है? तो आपके आधार हो सकते हैं पक्षकारों की अक्षमता भी हो सकता है, मध्यस्थम करार का अवैध होना भी हो सकता है, पंचायत का संदर्भ की सीमा के बाहर होना भी हो सकता है, अर्थात सभी आधारों पर
सभी आधार हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम पंचायत निम्नलिखित किस आधार पर अपात्र किए जा सकते हैं? तो मध्यस्थम पंचायत की दस्तमान त्रुटि या दोष के आधार पर भी अपात्र किए जा सकते हैं, निष्पक्षता पूर्व स्वतंत्रता का अभाव पर भी अपात्र किए जा सकते हैं और लोक नीति के विरुद्ध भी अपात्र किए जा सकते हैं। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका उपयुक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय स्वप्रेरणा से पंचायत को अपारित कर सकता है? यह प्रावधान धारा 34 के अंतर्गत किया गया है। इसका उत्तर होगा धारा 34। अगला प्रश्न आपका कहता है पंचायत किए जाने की समय सीमा का निर्धारण होता है। पंचायत किए जाने की समय सीमा का निर्धारण होता है अधिनियम द्वारा या पक्षकारों द्वारा या प्रतिमन अधिकार द्वारा। तो इन विकल्पों में से पंचायत किए जाने की समय सीमा का निर्धारण पक्षकारों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है सुलह प्रक्रिया जब असफल हो जाती है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए सरल एवं अल्पव्ययी व्यवस्था है। तो सरल एवं अल्पव्ययी व्यवस्था क्या है? तो सरल एवं अल्पव्ययी व्यवस्था माध्यस्थम है। सरल एवं अल्पव्ययी व्यवस्था माध्यस्थम होती है। अगला प्रश्न आपका कहता है आप मित्रों अभी तक 100 प्रश्नों को भली भांति याद कर चुके हैं, भली भांति इनका रिवीजन कर चुके हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि विधिक सहायता योजना के प्रवर्तन हेतु समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी सन 1980 में। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में प्रथम लोक अदालत किस प्रांत में स्थापित की गई थी? रिपीटेड प्रश्न है, गुजरात, जूनागढ़। अगला प्रश्न आपका कहता है क्या मध्यस्थम करार पर दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होते हैं? तो नहीं लागू होते हैं। इसका उत्तर होगा कि दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान नहीं लागू होते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंतरिम व्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? अधिकार दिया गया है धारा 9(2) के अंतर्गत, धारा 9(2) के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका कहता है किसी मध्यस्थ के प्राधिकार को चुनौती दिए जाने के निम्नलिखित में से कौन से आधार हो सकते हैं? तो आधार हो सकते हैं मध्यस्थ द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग भी हो सकता है, मध्यस्थ की अक्षमता भी हो सकता है, कदाचारपूर्ण व्यवहार भी हो सकता है। अर्थात ये सभी आधार हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थ के प्राधिकार को चुनौती की प्रक्रिया किस धारा में वर्णित है? तो यह धारा 13 के अंतर्गत वर्णित है। आपका सही उत्तर होगा धारा 13 कि मध्यस्थ के प्राधिकार को चुनौती की प्रक्रिया धारा 13 में वर्णित है। अगला प्रश्न आपका कहता है किसी निष्कर्ष कार्यवाही में अनुमानित मध्यस्थ की अधिकतम संख्या क्या है? अनुमानित या अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या 3 होती है, लेकिन दिए गए विकल्पों में से नहीं है, अर्थात विकल्प डी इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि सुलह की कार्यवाही से निपटारे के समझौते की स्थिति क्या है? तो ये आपकी निपटारे की समझौते की स्थिति समझौता पुरस्कार के रूप में ही है, समझौता पुरस्कार के रूप में है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए संबंध में दोषपूर्ण अभिकथन चिन्हित करें। आपको 4 अभिकथन दिए गए हैं, पूछा है कि इनमें दोषपूर्ण अभिकथन कौन सा है? तो इन चारों अभिकथनों में से विकल्प नंबर ए आपका दोषपूर्ण है। ये कहता है कि आवेदक द्वारा अधिनिर्णय प्राप्त करने की तिथि से 2 माह के भीतर 2 माह की अवधि के भीतर न्यायालय को अवश्य किया जाना चाहिए। यह कथन आपका दोषपूर्ण है क्योंकि यह 3 माह का समय रखा जाता है, 90 दिन का समय माना गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में समझौता कार्यवाहियों का आरंभ हो जाना कहा जाएगा? तो इसमें से आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से आपका सही विकल्प होगा जब एक पक्षकार, या सही उत्तर होगा जब एक पक्षकार अन्य पक्षकार को समझौता करने के लिए लिखित आमंत्रण भेजता है और अन्य पक्षकार उसको लिखित में स्वीकार कर लेता है, तब समझौता कार्यवाहियों का आरंभ हो जाना कहा जाता है या कहा जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के पारित और प्रवृत्त होने के पूर्व इसकी विषय वस्तु पर कौन सा अधिनियम लागू किया जाता है जिसको अब निरसित किया जा चुका है? ध्यान रखें, उसको अब निरसित किया जा चुका है। यह प्रस्तावना और धारा 85 के अंतर्गत ये नियम है। मध्यस्थम एवं प्रोटोकॉल अभिसमय अधिनियम 1937, मध्यस्थम अधिनियम 1940 और विदेशी पंचायत मान्यता और प्रवर्तन अधिनियम 1961, ये सभी अब निरसित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि किन विषय वस्तुओं को परिभाषित, समेकित एवं संशोधित करने के उद्देश्य से मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 रचित किया गया है? तो यह विदेशी मध्यस्थम एवं पंचायत के प्रवर्तन के लिए भी रचित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम के लिए भी और देशी मध्यस्थम के लिए भी रचित किया गया है। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका पूर्णतः सही होगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 103, प्रश्न नंबर 103 आपका कहता है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 का विस्तार इसके भाग 1, 3 व 4
की कतिपय विषय वस्तुओं को छोड़ते हुए कहां पर है? तो यह संपूर्ण भारत पर है, यह संपूर्ण भारत पर है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की कुल कितनी धाराएं हैं? तो आपकी 86 धाराएं हैं। आपका उत्तर होगा 86 धाराएं हैं मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में, 86 धाराएं हैं, 86 धाराएं हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 और सुलह अधिनियम 1996 के भाग 1, 3 और 4 का विस्तार केवल ... रिक्त स्थान राज्य में होगा जहां तक उसका संबंध अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम या यथास्थिति अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक सुलह से है। तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 और सुलह अधिनियम 1996 के भाग 1, 3 व 4 का विस्तार केवल जम्मू कश्मीर राज्य में होगा जहां तक कि उसका संबंध अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम या यथास्थिति अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक सुलह से है। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार न्यायालय से क्या अभिप्रेत है? न्यायालय से क्या अभिप्रेत है? तो यहाँ पर न्यायालय से आपका अभिप्रेत है जिले के आरंभिक आधिकारिकता युक्त सिविल न्यायालय, जिले के आरंभिक आधिकारिकता युक्त सिविल न्यायालय। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 108, प्रश्न नंबर 108 आपका कहता है कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम के संबंध में पक्षकारों में से कम होना चाहिए, पक्षकारों में से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका होगा कोई व्यक्ति जो भारतवर्ष के अलावा किसी दूसरे देश का आभ्यासिक तौर पर निवासी हो या तथा कोई निगमित निकाय, या तो कोई निगमित निकाय जो भारतवर्ष के अलावा किसी देश के अन्य देश में सम्मिलित है, या तो कोई कंपनी जिसका केंद्रीय प्रबंध और नियंत्रण भारत के अलावा किसी अन्य देश में किया जाता है, या तो विदेश की सरकार, इनमें से कोई एक। अगला प्रश्न आपका कहता है विधिक प्रतिनिधि से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृतक व्यक्ति की संपदा का विधितः प्रतिनिधित्व करता है, मृतक की संपत्ति के साथ हस्तक्षेप करता है, या वह संपदा व्यक्ति की मृत्यु पर उसके न्यागत होती है। यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले भी हम इसको याद कर चुके हैं कि विधिक प्रतिनिधि कौन होता है। अगला प्रश्न आपका कहता है विधिक प्रतिनिधि से कौन सम्मिलित नहीं है? तो विधिक प्रतिनिधि से मुख्तियार आम सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम करार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है। तो आपका यह कथन गलत है कि मध्यस्थम करार लिखित पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एवं रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है कि प्रश्न नंबर 112 कहता है कि मध्यस्थम करार के संबंध में क्या अभिप्रेत है? मध्यस्थम करार के संबंध में क्या अभिप्रेत है? तो मध्यस्थम करार के संबंध में सभी कुछ विवादों को मध्यस्थम को प्रस्तुत करने एवं पक्षकारों द्वारा निष्पादित लिखित करार तथा सभी विवाद एवं कुछ विवाद उत्पन्न हो गए हैं या एक परिभाषिक विधिक नातेदारी बाबत पक्षकारों के बीच उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे संविदात्मक हो या ना हो, ये दोनों भी सम्मिलित हैं। और तीसरा कहता है कि दावे एवं प्रतिरक्षा के कथनों के आदान प्रदान पक्षकारों द्वारा किया जाता है, यह भी सम्मिलित है। अर्थात उपर्युक्त सभी विकल्प आपके सही होंगे, सभी विकल्प सही होंगे। प्रश्नानुसार विकल्प डी सही रखा जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम करार के माध्यम से पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ को क्यों नियुक्त किया जाता है? तो पक्षकारों द्वारा पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हो चुके या होने वाले विवाद के विनिश्चय और निस्तारण हेतु नियुक्त किया जाता है। तो उत्तर होगा कि पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हो चुके या होने वाले विवाद के विनिश्चय और निस्तारण हेतु मध्यस्थम करार के माध्यम से पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ को नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थ की संख्या। अब मध्यस्थ की संख्या क्या होगी? तो मध्यस्थ की संख्या सम संख्यक नहीं होगी, मध्यस्थ की संख्या सम संख्यक नहीं होगी। अगला प्रश्न आपका कहता है किसी मध्यस्थ को चुनौती देने का आधार क्या है? तो किसी मध्यस्थ को चुनौती देने का आधार है कि मध्यस्थ का स्वतंत्र व निष्पक्ष न होना, मध्यस्थ में पक्षकारों द्वारा सहमत योग्यताओं का ना होना, या मामले को निपटाने से मध्यस्थ जानबूझकर अनावश्यक विलंब करना, ये सभी मध्यस्थ को चुनौती देने का आधार हो सकता है या होते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत मध्यस्थम अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर सी कहता है कि मध्यस्थ व मध्यस्थों की संख्या विषम नहीं हो सकती, यह कथन आपका गलत है। अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा क्योंकि गलत कथन पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थों की नियुक्ति के संबंध में मध्यस्थों की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको 4 कथन दिए गए हैं, कह रहा है इसमें सही कथन कौन सा है? तो आपका सही कथन होगा कि प्रत्येक दशा
प्रत्येक दशा में किसी व्यक्ति को मध्यस्थ तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह भारतीय वयस्क हो और संविदा करने की योग्यता रखता हो। अर्थात किसी भी दशा में किसी को मध्यस्थ तब नियुक्त किया जा सकता है जब वह भारतीय वयस्क हो, अर्थात 18 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुका हो और संविदा करने की योग्यता रखता हो, उसी को मध्यस्थ के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 118 कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20 के अनुसार मध्यस्थम का स्थान कहां है? तो मध्यस्थम का स्थान है, पक्षकारों को मध्यस्थम के स्थान पर करार करने की स्वतंत्रता होती है। ऐसे करार के असफल हो जाने की दशा में मध्यस्थम अधिकरण द्वारा मध्यस्थम का स्थान निर्धारण किया जाएगा। अर्थात आपका विकल्प ए व बी या दोनों दिए गए विकल्प सही होंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है, मध्यस्थम के पंचाट की अंतिमता किस पर होती है? तो अंतिमता होती है अंतिम पक्षकारों पर भी होती है, उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर भी होती है, दोनों पर अंतिमता होती है। अगला प्रश्न आपका कहता है, ऐसे कौन से अधिनियम हैं जिनको और सुलह अधिनियम 1996 मध्यस्थम और सुलह अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत सुलहकर्ता मानने के लिए बाध्य नहीं है? तो आपका बाध्य नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 लागू हो जाने पर मध्यस्थम अधिनियम 1940 पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और मध्यस्थम अधिनियम 1940 पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कब? जब मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 लागू हो जाएगा, तब कह रहा है कि 1940 पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 1940 पर प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर होगा कि मध्यस्थम अधिनियम 1940 को निरसन कर दिया गया। मध्यस्थम अधिनियम 1940 का निरसन कर दिया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है, मध्यस्थम से क्या अभिप्राय है? तो मध्यस्थम से आपका क्या अभिप्राय है कि मध्यस्थम किसी विवाद या मामले का निपटारा नियमित विधि न्यायालय द्वारा न कि कोई अंतिम किया जा सके, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाना जिसे इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किया गया है, और मध्यस्थम स्थायी मध्यस्थम संस्था द्वारा ही प्रशासित किया जाना आवश्यक नहीं है। यह दोनों मध्यस्थम से अभिप्राय होंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम करार का आवश्यक तत्व कौन सा है? तो मध्यस्थम करार का आवश्यक तत्व है कि लिखित हस्ताक्षर युक्त करार होना चाहिए, मध्यस्थता हेतु निर्देशित वर्तमान या भविष्य में पैदा होने वाले विवादों का उल्लेख भी होना चाहिए, और पक्षकार मध्यस्थता करार के संबंध में सहमत होना चाहिए। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न आपका कहता है, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की कौन सी धारा में नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति को उपबंधित किया गया है? तो धारा 82 में उपबंधित किया गया है। इसका सही उत्तर होगा धारा 82। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की कौन सी धारा के अंतर्गत यह कहा गया है कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अनुपालन के लिए नियम बना सकती है? तो धारा 84 के अंतर्गत कहा गया है। ध्यान रखें, इसके पहले के प्रश्न में उच्च न्यायालय की शक्ति किस पे उपबंधित है? तो धारा 82 में, और इसमें पूछा गया कि केंद्रीय सरकार की शक्ति तो धारा 84 में उपबंधित है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से एक सही कथन चिन्हित कीजिए। मध्यस्थम अधिकरण, अब पूछा गया कि मध्यस्थम अधिकरण, तो मध्यस्थम अधिकरण साक्ष्य की सुग्राह्यता, सुसंगता, तात्विकता एवं महत्व का निर्धारण करने के लिए सशक्त है। यह आपका सही उत्तर होगा कि साक्ष्य की सुग्राह्यता, सुसंगता और तात्विकता एवं महत्व का निर्धारण करने के लिए सशक्त है। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 127 आपका कहता है कि इस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत कोई पक्षकार न्यायालय के अंतरिम उपाय के लिए किस आधार पर आवेदन कर सकता है? तो अंतरिम उपाय के लिए वह किसी भी माल या परीक्षण अंतरिम अभिरक्षा का विक्रय जो मध्यस्थम करार की विषय वस्तु है के लिए भी कर सकता है, मध्यस्थम के विवादित रकम को सुरक्षित करने के लिए भी कर सकता है, और अंतरिम व्यवदेश या वसूलीकर्ता की नियुक्ति के लिए भी कर सकता है। अर्थात विकल्प डी आपका सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपको कहता है कि इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन अंतरिम उपाय के लिए पक्षकार द्वारा न्यायालय में आवेदन किस आधार पर पेश नहीं किया जा सकता है? तो संपत्ति की कुर्की और नीलामी के लिए जो मध्यस्थम विवाद की विषय वस्तु है के आधार पर पेश नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम करार का आवश्यक तत्व नहीं है। तो मध्यस्थम करार का आवश्यक तत्व नहीं है कि मध्यस्थम के पश्चात विवाद न्यायालय में ले जाया जाएगा, यह कोई आवश्यक तत्व नहीं है।
अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक मध्यस्थ को किस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके पहले प्रश्नों में आपको पूछ रहा था कि किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है, इसमें पूछ रहा है किस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो जब पक्षकार को मध्यस्थ नियुक्त किया जाने के पूर्व उसकी निष्पक्षता और योग्यता संदेहास्पद होने के बारे में जानकारी थी, इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 131 आपका कहता है, प्रश्न नंबर 131 कहता है कि मध्यस्थम का स्थान किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। मध्यस्थम का स्थान किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, कि पक्षकारों की सहमति से निर्धारित किया जाता है और पक्षकारों द्वारा इस संबंध में किए गए करार में असफल हो जाने की दशा में परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्यस्थम अधिकरण द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। अर्थात विकल्प ए व बी सही है, प्रश्नानुसार विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है पक्षकारों को दस्तावेजों, माल या दूसरी संपत्ति का निरीक्षण करने के लिए प्रयोजनार्थ मध्यस्थम अधिकरण की किसी सुनवाई और बैठक बाबत पर्याप्त अग्रिम सूचना की तामील करवाना मध्यस्थम अधिकरण के लिए बाध्यकारी है। उत्तर होगा इसका कि बाध्यकारी है। अगला प्रश्न आपका कहता है पक्षकारों द्वारा करार के माध्यम से कार्यवाही में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का जो निर्धारण किया जाता है वह किस पर लागू होती है, तो वह लागू होती है दावे के विवरण पर भी, प्रतिरक्षा के विवरण पर भी, सुनवाई की कार्यवाही पर भी और पंचायत या आदेश पर भी, अर्थात सभी पर लागू होती है। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम कार्यवाही में प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कीजिए पर वांछित चिन्ह अंकित कीजिए, पर सही कथन का चयन कीजिए व वांछित चिन्ह अंकित कीजिए। यहाँ पे पक्षकारों की सहमति करने के लिए स्वतंत्रता होती है। इसका उत्तर होगा कि पक्षकारों की सहमति करने की स्वतंत्रता होती है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जब पक्षकारों की अन्यथा सहमति नहीं होती है तब मध्यस्थम अधिकरण किस दशा में कार्यवाही को समाप्त कर सकता है, तो जब बिना पर्याप्त कारण, इसका उत्तर होगा कि जब बिना पर्याप्त कारण दर्शाए दावेदार अपने दावे का विवरण पेश करने या संशोधित करने में असफल हो जाता है तो मध्यस्थम अधिकरण की इस दशा में कार्यवाही को समाप्त कर सकता है। तो मध्यस्थम अधिकरण इस दशा में कार्यवाही को समाप्त कर सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शासन के लिए सक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो आपका यह कथन गलत है कि मध्यस्थम पंचायत द्वारा पीड़ित पक्षकार धारा 34 के अनुपालना में न्यायालय में ऐसे पंचायत को अपात्र करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता है। यह आपका विकल्प गलत होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम कार्यवाहियों की में क्या अपेक्षा नहीं की जा सकती है, तो मध्यस्थम कार्यवाहियों में इसका उत्तर होगा कि सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रत्येक प्रावधान की पालना की जाएगी, यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न आपका कहता है किसी मध्यस्थम पंचायत को किस आधार पर अपास्त किया जा सकेगा, तो किसी मध्यस्थम पंचायत को पक्षकार किसी असमर्थता के अधीन है, इस आधार पर भी अपास्त किया जाएगा। और मध्यस्थम करार तत्समय प्रवृत्त विधिमान नहीं था, इस आधार पर भी अपास्त किया जा सकेगा। या मध्यस्थ या मध्यस्थम अधिकरण ने पक्षकारों के करार का अनुपालना नहीं की है, अर्थात इन सभी के आधार पर अपास्त किया जा सकता है या किया जा सकेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम कार्यवाहियों की में क्या अपेक्षा नहीं की जाती है, तो मध्यस्थम कार्यवाहियों में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालय के निर्णयज विधि को प्रस्तुत करते हुए साक्ष्य के आधार पर अंग्रेजी में लंबी बहस करना, यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम अधिकरण के समक्ष पंचायत और अतिरिक्त पंचायत पारित करने के पश्चात आवेदन किस प्रयोजन के लिए दिया जा सकता है, तो आपका आवेदन संशोधन के लिए भी दिया जा सकता है और निर्वाचन के लिए भी दिया जा सकता है, अर्थात विकल्प ए व बी दोनों सही होंगे। प्रश्नानुसार विकल्प ई सही होगा। अब आपको एक प्रश्न दिया गया है जिसको किसी भी प्रकार से 3-4 प्रकार से पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का एक ही उत्तर होगा, लेकिन इस प्रश्न को कितने प्रकार से घुमाया जा सकता है, किस प्रकार से पूछा जा सकता है, सभी प्रश्नों को समझते हुए फिर इसका सही उत्तर देखते हैं। कहता है कि मध्यस्थम पंचायत की प्राप्ति कितनी अवधि के भीतर संशोधन या निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। जो दूसरा प्रश्न कहता है कि मध्यस्थम अधिकरण ऐसी निवेदन की प्राप्ति के कितने समय के अंदर पंचायत का संशोधन निर्वाचन करेगा। यह कहता है कि मध्यस्थम अधिकरण अपने पंचायत की तिथि की कितनी अवधि के भीतर स्वप्रेरणा पर टंकर की किसी त्रुटि को संशोधित कर सकेगा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्यस्थम पंचायत की प्राप्ति कितने दिनों के भीतर एक अतिरिक्त मध्यस्थम पंचायत बनाने के लिए मध्यस्थम अधिकरण से निवेदन की जा सकेगी। इनका सबका सही आंसर होगा 1 माह अर्थात 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों तक हो सकेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है यदि मध्यस्थम अधिकरण पंचायत का संशोधन करने के आवेदन को न्यायोचित मानता है
तो ऐसी निवेदन की प्राप्ति से डॉट 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 के भीतर अतिरिक्त पंचायत बनाएगा। कितने दिनों के भीतर अतिरिक्त पंचायत बनाएगा? तो 60 दिनों के भीतर, अर्थात 2 माह के भीतर अतिरिक्त पंचायत बनाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 143। प्रश्न नंबर 143 आपका कहता है कि मध्यस्थम पंचायत के संशोधन या निर्वचन के आवेदन प्राप्त होने पर व दूसरे पक्षकार पर नोटिस की तामील हो जाने पर किस प्रकार की त्रुटियों को सुधार कर पंचायत का संशोधन किया जा सकेगा? तो आपका या तो संगणनात्मक त्रुटियों को सुधार की संगणनात्मक त्रुटियों का सुधार कर पंचायत का संशोधन किया जाएगा, या लिपिकीय त्रुटियां या टंकण की त्रुटियां, तीनों में से किसी एक त्रुटि का संशोधन कर सुधार किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है न्यायालय द्वारा विदेशी पंचायतों का प्रवर्तन किस रूप में किया जाएगा? तो उस न्यायालय की डिक्री के रूप में। इसका उत्तर होगा कि उस न्यायालय की डिक्री के रूप में प्रवर्तन किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि विदेशी पंचायतों के प्रवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि विदेशी पंचायतों के प्रवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? कि वह पंचायत मध्यस्थम निवेदन के अनुसरण में पारित किया गया है और जो उसके प्रति लागू होने वाली विधि के अधीन विधिमान है, यह भी आवश्यक होगा। पंचायत की विषय वस्तु भारतवर्ष के विधि के अधीन मध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए सामर्थ्य है, यह भी आवश्यक होगा। पंचायत का निर्माण मध्यस्थम के समक्ष निवेदन की मध्यस्थम अधिकरण द्वारा प्रावधान किया गया है या पक्षकारों द्वारा किए गए तौर पर, और मध्यस्थम प्रक्रिया को शासित करने वाली विधि की संपुष्टि के गठन किया गया है, यह भी सही है। पंचायत उस देश के अंतिम हो गया है, पंचायत उस देश में अंतिम हो गया है जिससे इसका निर्माण इस भाव में किया जा चुका है जिसको इस प्रकार से माना जाएगा यह विरोध या अपील करने के लिए खुला है, या यह साबित कर दिया जाता है कि पंचायत की वैधता का प्रतिपाद करने के लिए कोई भी कार्यवाही लंबित है, यह भी सही है। और ये पंचायत का प्रवर्तन लोक नीति या भारतवर्ष विधि के प्रतिकूल नहीं है, अर्थात सभी विकल्प आपके सही हैं। प्रश्नानुसार विकल्प एफ आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि विदेशी माध्यस्थम पंचायत का प्रवर्तन अस्वीकृत किया जा सकता है यदि न्यायालय पाता है कि विवाद, उत्तर इसका होगा यदि न्यायालय पाता है कि विवाद विषय वस्तु भारत की विधि के अधीन माध्यस्थम के द्वारा पर निर्धारण के योग्य नहीं है, और यदि पाता है कि पंचायत का प्रवर्तन भारत की लोक नीति के प्रतिकूल है, तो इस आधार पर न्यायालय विदेशी माध्यस्थम पंचायत का प्रवर्तन अस्वीकृत कर सकता है या स्वीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम की प्रैक्टिस व्यवहार में डॉट 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 का महत्व कम है, तो किसका महत्व कम है? प्रक्रिया संहिता का महत्व कम है। अगला प्रश्न आपका कहता है किसी विवाद को माध्यस्थम अधिकरण को पेश करने के से पूर्व पक्षकारों से क्या अपेक्षा की जाती है? तो पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है कि पक्षकारों ने लिखित में करार करके उसे हस्ताक्षरित कर दिया है और कोई भी न्यायिक प्राधिकार हस्तक्षेप नहीं करेगा सिवाय जब इस अधिनियम में वैसा प्रावधान उपबंधित किया गया हो, और ऐसे निवेदन पक्षकार स्वयं अथवा उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा की जा सकेगी, ये सभी सही होंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि सुलहकर्ता की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका उत्तर होगा कि एक सुलहकर्ता के साथ सुलह कार्यवाहियों में पक्षकारगण एकल सुलहकर्ता के नाम पर सहमत होंगे तथा 2 सुलहकर्ताओं के साथ सुलह कार्यवाहियों में प्रत्येक पक्षकार एक सुलहकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा, और 3 सुलहकर्ता के साथ सुलह कार्यवाहियों में प्रत्येक पक्षकार एक सुलहकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा, और पक्षकार तीसरे सुलहकर्ता के नाम पर सहमत हो सकेंगे जो पीठासीन अधिकारी की हैसियत से कार्य करेगा। ये सभी आपके सही कथन होंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इस अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत सुलह की कार्यवाही में क्या किया जाना आवश्यक नहीं है? आपको विकल्प दिए गए हैं, किसका किया जाना आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक नहीं है पक्षकारों द्वारा एक करार लिखित, हस्ताक्षरित और रजिस्ट्रीकृत करवाकर सुलह की कार्यवाही का आरंभ किया जाना कोई आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 151 कहता है कि सुलह कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो सकेंगी। कब सुलह कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो सकेंगी? सुलह की कार्यवाही एक पक्षकार और सुलहकर्ता की लिखित घोषणा के द्वारा समाप्त नहीं हो सकेंगी। यदि एक पक्ष लिखित में यह घोषणा करता है कि सुलह कार्यवाही समाप्त है तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि माध्यस्थम कार्यवाहियों को समाप्त करने का आदेश या अंतिम माध्यस्थम पंचायत तब जारी किया जाएगा जब
दावे जब उत्तर कह रहा है कि जब दावेदार अपना दावा वापस ले लेता है, सही है। जब पक्षकार कार्यवाही की समाप्ति के लिए सहमत हो जाते हैं, यह भी सही है। जब मध्यस्थम अधिकरण यह पाता है कि मध्यस्थम कार्यवाही जारी रखना अनावश्यक अथवा असंभव है, अर्थात या तो ए या बी या सी, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम अधिकरण या न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में किसे ग्रहण नहीं किया जाएगा, साक्ष्य के रूप में किसे ग्रहण नहीं किया जाएगा, जिसका उत्तर होगा कि किसी तृतीय पक्षकार के विवाद के निपटारे बाबत दिए गए सुझाव ग्रहण नहीं किए जाएंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम पंचायत के विरुद्ध न्यायालय का अवलंब लेने पर न्यायालय निम्नलिखित में से आदेश पारित नहीं कर सकता है। न्यायालय का अवलंब लेने पर न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित नहीं कर सकता है। न्यायालय कौन से आदेश पारित नहीं कर सकता है, इसका आपका उत्तर होगा कि न्यायालय मामले को मध्यस्थम अधिकरण को कतिपय निर्देशों के साथ पुनः विचार करने के लिए प्रतिप्रेषित कर सकता है, यह आदेश पारित नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आपको 4 कथन दिए गए हैं मित्रों, इनमें से पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। तो आपका गलत कथन है कि सुलह कार्यवाहियों के अंत में सुलहकर्ता पंचायत पारित करता है जिसे प्रवृत्त किया जा सकेगा, यह कथन आपका गलत होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो आपका उत्तर होगा कि धारा 9 के अधीन किसी उपाय को मंजूर करना या मंजूर करने से इनकार कर देने के आदेश के विरुद्ध अपील सुनी जाएगी, यह कथन सही है आपका। दूसरा कहता है कि धारा 34 के अधीन मध्यस्थम पंचायत को अपात्र करें या अपात्र करने से इनकार कर देने के आदेश के विरुद्ध अपील सुनी जा सकेगी, यह कथन भी सही है, अर्थात विकल्प ए व बी दोनों सही हैं। प्रश्नानुसार विकल्प ई आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 157 कहता है कि मध्यस्थम अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपका सही कथन होगा कि धारा 16, 2 या 3 में निर्देशित किए गए अभिवचन को स्वीकृत करने के आदेश के विरुद्ध अपील सुनी जा सकेगी और धारा 17 के अधीन एक अंतरिम उपाय को मंजूर करना या मंजूर करने से इनकार करने के विरुद्ध भी अपील सुनी जा सकेगी। ये दोनों कथन आपके सत्य होंगे, अर्थात प्रश्नानुसार कथन एफ आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि कोई पक्षकार मध्यस्थम पंचायत प्रस्तुत किए जाने के पश्चात पहले या कार्यवाही के दौरान लेकिन धारा 36 के अनुपालना में प्रवर्तन हो जाने के पूर्व न्यायालय में अंतरिम उपाय के लिए आवेदन कर सकेगा। कब अंतरिम उपाय के लिए आवेदन कर सकेगा? इसका उत्तर होगा कि किसी भी माल परीक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या नश्वर माल के विक्रय जो मध्यस्थम करार की विषय वस्तु है के लिए भी आवेदन कर सकता है। मध्यस्थम की विवादित रकम को सुरक्षित करने के लिए भी आवेदन कर सकता है और अंतरिम आदेश की वसूलीकर्ता की नियुक्ति के लिए भी आवेदन कर सकता है, अर्थात सभी के लिए आवेदन कर सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कोई पक्षकार मध्यस्थम पंचायत प्रस्तुत किए जाने के पश्चात कार्यवाही के दौरान या पहले लेकिन धारा 36 की अनुपालना में इसके प्रवर्तन हो जाने के पूर्व न्यायालय में किस संबंध में आवेदन पेश नहीं कर सकता है। तो वह आवेदन पेश नहीं कर सकता है, इसका उत्तर होगा कि अमुक पक्षकार की आदेश से पूर्व गिरफ्तारी और संपत्ति की जब्ती के लिए आवेदन पेश नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम अधिकरण की आज्ञा को किसके द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसका उत्तर होगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, सेशन न्यायाधीश द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है और राजस्व मंडल द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसमें आपके सभी विकल्प सही होंगे कि यह इन तीनों के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपको कहता है, प्रश्न नंबर 161 आपको कहता है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के विशेष लक्षण क्या हैं। तो 1996 के विशेष लक्षण क्या हैं? तो इसके विशेष लक्षण हैं कि यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम और सुलह समाविष्ट करता है, यह पारदर्शी, दक्ष और उचित मध्यस्थम और सुलह प्रक्रिया का समावेश करता है, इसमें मध्यस्थम अधिकरण का कारण सहित पंचायत पारित किया जाता है जो बाध्यकारी होता है, ये मध्यस्थम और सुलह के मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप और अधीक्षण बहुत कम कर देता है तथा प्रत्येक मध्यस्थम पंचायत को न्यायालय की डिक्री की भांति प्रवृत्त किया जा सकता है, यह भी सही है, अर्थात ये सभी सही है, ये सभी प्रस्तावना में लिखे गए हैं, प्रस्तावना में दिया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकृति के मामले को निर्णीत किया जाता है।
तो किस प्रकृति के मामले को निर्णीत किया जाता है? इसका उत्तर होगा कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद के मामले को निर्णीत किया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम करार के जरिए पक्षकारों के बीच, तो इसका उत्तर होगा केवल पारिभाषिक विधिक नातेदारी उत्पन्न हो जाती है, चाहे संविदात्मक हो या ना हो। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इस अधिनियम के अधीन मध्यस्थ कौन सी राष्ट्रीयता का हो सकता है? तो मध्यस्थ किसी भी राष्ट्रीयता का हो सकता है। इसका उत्तर होगा मध्यस्थ किसी भी राष्ट्रीयता का हो सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि उपयुक्त अधिनियम के अनुसार तीन मध्यस्थों की नियुक्ति के मामले में, तीन मध्यस्थों की नियुक्ति के मामले में पक्षकारों द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो इसका उत्तर होगा पक्षकारों की प्रक्रिया क्या होगी कि प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा। यह प्रक्रिया भी होगी कि प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा। प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है या नियुक्त करेगा। प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा तथा नियुक्त किए गए मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकेंगे। और तीसरा कहता है उपयुक्तानुसार नियुक्त तीसरा मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ होगा। सीधी सी बात पूछ रहा है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के विषय में प्रावधान पूछा गया है कि किस आधार पर मध्यस्थ की नियुक्ति पक्षकारों द्वारा प्रक्रिया क्या होती है। तो इसकी प्रक्रिया ये होती है कि जो दोनों पक्षकार हैं वह एक एक मध्यस्थ की नियुक्ति करते हैं तथा वो दोनों मध्यस्थ मिलकर एक किसी तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करते हैं जो पीठासीन के रूप में कार्य करता है। इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से हमने याद किया है, बहुत अच्छे से समझा है। पूरे विस्तृत वीडियो इसके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं जो 4 पार्ट में बनाया गया है। छोटे छोटे वीडियो हैं जिनको देखकर आप पूरे विषय को गहराई से या विस्तृत समझ सकते हैं। अर्थात जिन मित्रों ने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो देखकर इस पूरे प्रश्न पत्र को गहराई से समझें और पूर्णतः याद करें तथा रिवीजन के तौर पर यह महामैराथन वीडियो जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नजर सब कवर की भांति एक नजर में ही पूरा कवर करने के लिए हम इस रिवीजन को कर रहे हैं, इस रिवीजन के माध्यम से याद कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जब ... रिक्त स्थान दिया गया है कि अवधि में पक्षकारगण अथवा उनके द्वारा नियुक्त किए गए दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करने में असफल हो जाते हैं, तब एक पक्षकार से के निवेदन पर मुख्य न्यायाधिपति अथवा नाम निर्दिष्ट संस्था या व्यक्ति द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। तो व्यक्ति और मध्यस्थ कितने दिन में नियुक्त किया जाएगा? 30 दिनों के भीतर अर्थात 1 माह। इसका उत्तर होगा 1 माह या 30 दिन। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जब 30 दिवस में पक्षकारगण अथवा उनके द्वारा नियुक्त किए गए दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करने में असफल हो जाते हैं, तब एक पक्षकार के अनुरोध पर किसके द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है या किया जाएगा? तो यह मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा या तो मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा नियुक्त कर दिया जाए, या तो नाम निर्दिष्ट संस्था द्वारा भी नियुक्त किया जा सकता है, या नाम निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा भी नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, या तो ए, या तो बी, या तो सी। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम में एकल या तृतीय मध्यस्थ की नियुक्ति के मामले में एक पक्षकार के द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया ... फिर इसमें रिक्त स्थान भरना है। फिर कह रहा है या व्यक्ति या संस्था पक्षकारों की राष्ट्रीयता के अलावा राष्ट्रीयता के एक मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकेगा। जहां पक्षकारगण विभिन्न राष्ट्रीयता से संबंधित हो तो यहाँ पे रिक्त स्थान भरा जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधिपति। भारत का मुख्य न्यायाधिपति अर्थात संपूर्ण वाक्य आपका बनेगा कि एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम में एकल या तृतीय मध्यस्थ की नियुक्ति के मामले में एक पक्षकार के द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया भारत के मुख्य न्यायाधिपति या व्यक्ति या संस्था पक्षकारों की राष्ट्रीयता के अलावा राष्ट्रीयता के एक मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकेगा, जहां पक्षकारगण विभिन्न राष्ट्रीयता से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जहां इस अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 4, 5, 6, 7, 8 और 10 में निर्देशित किए गए मामले किसी अन्य माध्यस्थम में उद्भूत होते हैं, उन सभी उपधाराओं को मुख्य न्यायमूर्ति के निर्देश का अर्थान्वयन फिर ... स्थान दिया गया है कि उस मुख्य न्यायाधिपति को एक निर्देश के रूप में किया जाएगा जिसकी स्थानीय परिसीमाओं के भीतर प्रधान सिविल न्यायालय स्थित है। इसका उत्तर होगा रिक्त स्थान भरा जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति इसके रिक्त स्थान में भरा जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाता है यदि वह मध्यस्थ का आदेश कब समाप्त होता है? तो मध्यस्थ का आदेश समाप्त होता है, इसका उत्तर होगा कि यदि वह अपने कार्य करने के लिए अनावश्यक विलंब करता है तो भी मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाएगा। कार्य करने की विधिता या वस्तुता में असफल हो जाता है तो भी
मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाएगा, या पक्षकारों की सहमति से भी आदेश समाप्त हो जाएगा, मध्यस्थ स्वयं अपने पद से हट जाता है तो भी आदेश समाप्त हो जाएगा, अर्थात विकल्प नंबर ई आपका सही होगा। उपयुक्त किसी भी आधार पर मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 15(1), ध्यान दें, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 15(1) के अनुसार एक मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाएगा यदि, कब समाप्त हो जाएगा, यदि मध्यस्थ पद से किसी कारणवश हट जाता है और पक्षकारों के करार या उनके अनुसरण में इन दोनों आधार पर मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 15(4) के अनुसार जब तक एक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं हो जाती, एक मध्यस्थ के प्रतिस्थापन के पहले बनाए गए मध्यस्थम अधिकरण का आदेश मध्यस्थम अधिकरण की संरचना में परिवर्तन कर दिए जाने मात्र से ... नहीं होगा, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में भरा जाएगा अमान्य नहीं होगा, रिक्त स्थान में भरा जाएगा कि अमान्य नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम अधिकरण जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार नहीं किया जाएगा, अन्यथा करार नहीं किया जाएगा तो किसी भी स्थान पर मिल सकते हैं तथा दस्तावेज या माल संपत्ति का निरीक्षण भी कर सकते हैं, पक्षकारों और विशेषज्ञों को सुन सकते हैं, अर्थात सभी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है किन परिस्थितियों में सक्षम सिविल न्यायालय, किन परिस्थितियों में सक्षम सिविल न्यायालय मध्यस्थम कार्यवाहियों में हस्तक्षेप कर सकता है, उन परिस्थितियों को बताना है। यहाँ वो परिस्थितियां हैं, इसका उत्तर होगा कि जहां मध्यस्थम करार के अस्तित्व में नहीं होने का आक्षेप उठाया जाता है तथा जहां मध्यस्थ की अनुचित नियुक्ति का आक्षेप उठाया जाता है तथा मध्यस्थम का विवाद मध्यस्थम करार की सहमति पर नहीं है तथा मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान कदाचार में लिप्त पाया जाता है, इन सभी के आधार पर कार्यवाहियों पर हस्तक्षेप कर सकता है। न्यायालय मध्यस्थम कार्यवाहियों में इन सभी के आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है, अर्थात प्रश्नानुसार विकल्प ई सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम कार्यवाहियों में सिविल न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, तो मध्यस्थम कार्यवाहियों में सिविल न्यायालय मध्यस्थम पक्षकारों को निर्देशित की गई शक्ति धारा 8 एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय धारा 9 तथा साक्ष्य लेने के न्यायालय की सहायता धारा 27 एवं मध्यस्थम अधिकरण के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष अपील धारा 37 तथा मध्यस्थम के खर्चे बाबत न्यायालय द्वारा आदेश करना धारा 39 के तहत मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसका उत्तर होगा प्रश्नानुसार उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम का कोई पक्षकार इसके पंचाट को अपास्त कराने के लिए न्यायालय को निवेदन कर सकता है, न्यायालय से क्या अभिप्रेत है, ऐसी न्यायालय में किसको सम्मिलित किया गया है, तो ऐसे न्यायालय में सम्मिलित किया गया है जिले के आरंभिक अधिकारायुक्त प्रधान सिविल न्यायालय को भी सम्मिलित किया गया है और उच्च न्यायालय मूल सिविल अधिकारिकता के अंतर्गत भी सम्मिलित किया गया है, अर्थात प्रश्नानुसार विकल्प ई आपका सही होगा, ए व बी। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इस अधिनियम के तहत न्यायालय की परिभाषा में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो न्यायालय की परिभाषा में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो लघुवाद न्यायालय को नहीं सम्मिलित किया गया है और जिले के आरंभिक अधिकारिकता युक्त प्रधान सिविल न्यायालय से निम्न श्रेणी का सिविल न्यायालय भी सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम पंचाट को अपास्त कराने हेतु न्यायालय में आवेदन कितनी अवधि के भीतर व्यथित पक्षकार द्वारा प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, तो इसका उत्तर होगा 3 महीना अर्थात 90 दिनों के भीतर व्यथित पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की जाने की अपेक्षा की जाती है, व्यथित पक्षकार द्वारा 90 दिवस के भीतर प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम पंचाट को अपास्त करने हेतु न्यायालय में सुनिश्चित विधिक अवधि 3 माह, जो भी हम पढ़ रहे थे कि 3 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं की जा सकने की दशा में पर्याप्त कारण होने पर न्यायालय द्वारा विलंब क्षमा किया जा सकता है, लेकिन इसके आगे कितने दिनों की अवधि के भीतर आवेदन को विचारार्थ ग्रहण किया जा सकेगा, परंतु उसके बाद नहीं, तो इसके लिए भी 30 दिन की अवधि दी गई, अर्थात कुल समय 120 दिन अर्थात 30 दिन 1 महीना की अवधि और बढ़ा दी जाएगी। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, आपको 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से पूछा कौन सा कथन गलत है, इसमें सभी अपीलें उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी, यह कथन आपका गलत है। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, फिर वही 4 कथन दिए गए हैं, गलत कथन पूछा गया है, तो गलत कथन आपका है कि सुलहकर्ताओं की संख्या सम संख्यक नहीं होगी,
सुलहकर्ताओं की संख्या समसंख्यक नहीं होगी। ये रिपीटेड प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपको कहता है कि यदि 30 दिन के भीतर पक्षकार अपने मध्यस्थों को या मध्यस्थगण तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करने में विफल रहते हैं तो मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। तो मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा मुख्य न्यायमूर्ति या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था द्वारा। आपका उत्तर होगा मुख्य न्यायमूर्ति या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था द्वारा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया जाए, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया जाए किसी विशिष्ट विवाद के संबंध में, किसी विशिष्ट विवाद के संबंध में मध्यस्थम कार्यवाही उस तिथि पर आरंभ होती है। मध्यस्थम कार्यवाही उस तिथि पर आरंभ होती है। तो इसका उत्तर होगा कि जिस तिथि पर विवाद को मध्यस्थम को निर्दिष्ट किए जाने का अनुरोध प्रत्यर्थी को प्राप्त हो जाता है, प्रत्यर्थी को प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम की कार्यवाही में जब एक पक्षकार किसी गौखिक सुनवाई पर उपस्थित होने में या दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इसका उत्तर होगा कि अधिकार की कार्यवाही जारी रखने एवं पंचायत देने का अधिकार है। अगला प्रश्न आपका कहता है जहां तक मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 का संबंध है निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन है कि मध्यस्थम अधिकरण द्वारा पंचायत पारित करने के बाद भी एक पक्षकार अंतरिम उपाय के तौर पर रिसीवर नियुक्त करने के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत एक मध्यस्थम करार जिसमें 4 मध्यस्थों का प्रावधान है को निम्न के द्वारा मध्यस्थम का करार माना जाएगा। तो यहाँ पर एकल मध्यस्थ, इसका उत्तर होगा एकल मध्यस्थ के द्वारा मध्यस्थम करार माना जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि किस तारीख पर मध्यस्थम एवं समझौता संशोधन अधिनियम 2015 ने राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की थी। तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की थी, इसका उत्तर होगा 31 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की थी। 31 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की थी। अगला प्रश्न आपका कहता है कि किस तारीख पर मध्यस्थम एवं समझौता संशोधन अधिनियम 2015 प्रवृत्त हुआ था। तो यह हुआ था 23 अक्टूबर 2015 को। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम एवं समझौता संशोधन अधिनियम 2015 का प्रधान अधिनियम कौन सा है। तो इसका प्रधान अधिनियम है, इसका उत्तर होगा मध्यस्थम एवं समझौता अधिनियम 1996। इसका प्रधान अधिनियम है, तो 2015 में संशोधन किया गया था। ध्यान रखें 2015 में संशोधन किया गया था। प्रधान अधिनियम मध्यस्थम एवं समझौता अधिनियम 1996 ही है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि न्यायालय अर्थात अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम के अलावा मध्यस्थम के मामले में जिले में ... यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है और कहता है कि और उच्च न्यायालय शामिल है अपनी साधारण अधिकारिकता के इस्तेमाल में उसे मध्यस्थम विषय के मामले वाले सवालों को निश्चित करने की अधिकारिकता है यदि वह वाद के संबंध का मामला है। इसमें आपको रिक्त स्थान में भरना है कि मूल अधिकारिकता का प्रधान सिविल न्यायालय। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 191 किस संशोधन अधिनियम की धारा 2 के अधीन कौन सा न्यायालय की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसका उत्तर होगा कि ऐसी मूल अधिकारिकता के प्रधान सिविल न्यायालय को निचली श्रेणी का कोई भी सिविल न्यायालय तथा कोई लघु वाद न्यायालय सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम के मामले में फिर आपको रिक्त स्थान दिया गया है ... करके कि को मध्यस्थम विषयक मामले को सवालों को निश्चित करने की अधिकारिकता है यदि यह वाद के विषय का मामला है और अन्य मामलों में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्रियां से अपील को सुनने का उच्च न्यायालय को अधिकारिकता है। यहाँ पर रिक्त स्थान में भरा जाएगा कि उच्च न्यायालय को अपनी साधारण मूल सिविल अधिकारिकता के इस्तेमाल में, अर्थात पूरा संपूर्ण वाक्य होगा कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम के मामले में उच्च न्यायालय को अपनी साधारण मूल सिविल अधिकारिकता के इस्तेमाल में को मध्यस्थम विषयक मामले को सवालों को निश्चित करने की अधिकारिकता है यदि वह वाद के विषय का मामला है और अन्य मामलों में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्रियां अपील सुनने का उच्च न्यायालय को अधिकारिकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है इस संशोधन अधिनियम के अमुक प्रावधान अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम पर प्रयुक्त होंगे चाहे भले ही मध्यस्थम का स्थान ... मध्यस्थम का स्थान उत्तर होगा इसमें भारत के बाहर है। सुनने का वाणिज्यिक मध्यस्थ का प्रयुक्त होंगे चाहे वह मध्यस्थम का स्थान भारत के बाहर है। इसका उत्तर होगा भारत के बाहर।
अगला प्रश्न आपका कहता है दूर संचार के अन्य साधनों के पश्चात कौन सा शब्द साधनों के माध्यम के संचालन के संबंध में जोड़ा गया है? इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक शब्द, इलेक्ट्रॉनिक शब्द। अगला प्रश्न आपका कहता है कि न्यायिक प्राधिकारी जिसके समक्ष किसी मामले में वाद लाया जाए जो मध्यस्थम करार के विषय का हो, यदि मध्यस्थम करार का पक्षकार अथवा उसके जरिए अथवा अधीन दावा करने वाला व्यक्ति आवेदन करे विवाद के तत्व पर अपने पहले कथन प्रस्तुत करने की तारीख से बाद नहीं, तब सर्वोच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय के किसी फैसले, अज्ञप्ति अथवा आदेश में कोई बात होने के बावजूद पक्षकारों को मध्यस्थम को संदर्भ करे जब तक कि ज्ञात न हो कि प्रथम दृष्टया, इसका उत्तर होगा कोई विधिमान मध्यस्थम करार विद्यमान नहीं है, जब तक ज्ञात न हो कि कोई विधिमान मध्यस्थम करार विद्यमान नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जहां मध्यस्थम कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन संरक्षण के किसी अंतरिम उपाय के लिए आदेश पारित किया है, मध्यस्थम कार्यवाही उस आदेश की तारीख से, फिर पूछा गया समय डॉट के भीतर अथवा न्यायालय जैसा तय करे उस अगले समय के अंदर प्रारंभ होगी। तो आपको इसमें तारीख पूछा गया है, इसमें 90 दिवस दिन पूछे गए हैं, तो 90 दिवस अर्थात 3 माह तो संपूर्ण वाक्य बनेगा। संपूर्ण वाक्य इसको जब एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में भी आएगा कि जहां मध्यस्थम कार्यवाहियां प्रारंभ होने से पहले न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन संरक्षण के किसी अंतरिम उपाय के लिए आदेश पारित किया है, मध्यस्थम कार्यवाही उस आदेश की तारीख से 90 दिवस अर्थात 3 माह के अंदर अथवा न्यायालय जैसा तय करे उस अगले समय के अंदर प्रारंभ होगी। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 197 कहता है कि इस संशोधन अधिनियम की धारा 6 के अनुसार प्रधान सिविल अधिनियम की धारा 11 में उपबंधित शब्दावली प्रधान न्यायाधीश या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अथवा संस्था के स्थान पर कौन सी शब्दावली प्रतिस्थापित की गई है? कौन सी शब्दावली प्रतिस्थापित की गई है? इसका उत्तर होगा कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऐसा न्यायालय द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, अर्थात ए या बी या सी। प्रश्नानुसार विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इस संशोधन अधिनियम की धारा 6 के अनुसार प्रधान अधिनियम की धारा 11 में उपबंधित शब्दावली प्रधान न्यायाधीश या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अथवा संस्था अंतिम है के स्थान पर कौन सी शब्दावली को प्रतिस्थापित किया गया है? तो यहाँ पे शब्दावली प्रतिस्थापित की गई है कि उच्च न्यायालय या उच्च ऐसे न्यायालय द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अथवा संस्था अंतिम है तथा ऐसे निर्णय के विरुद्ध कोई अपील लेटर पेटेंट अपील सहित नहीं होगी। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए किया गया आवेदन उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा ऐसे न्यायालय द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा यथासंभव शीघ्रता से अथवा अधिकतम अवधि विरोधी पक्षकार पर नोटिस की तामील हो जाने की तारीख से, इसमें रिक्त स्थान दिया गया है, के भीतर मामले का निस्तारण किया जाएगा। किस तारीख के भीतर? यहाँ पे 60 दिवस अर्थात 2 माह के भीतर निस्तारण किया जाएगा। 2 माह के भीतर निस्तारण किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम अधिकरण के शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनार्थ और मध्यस्थम अधिकरण को उसके संदाय के तरीके के लिए चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर गौर करने के पश्चात कौन सा नियम बना सकेगा? यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय यहाँ पर नियम बना सकेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इस अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची को संशोधित करने के लिए कौन सशक्त है? चौथी अनुसूची को संशोधित करने के लिए कौन सशक्त है? इसका उत्तर होगा केंद्रीय सरकार अर्थात संसद ही सशक्त है। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 202 आपका कहता है कि पक्षकार मध्यस्थम कार्यवाही के दौरान अथवा मध्यस्थम अधिनिर्णय पंचायत किए जाने के बाद किसी भी समय मगर उसके प्रत्यावर्तन से पूर्व मध्यस्थम अधिकरण को आवेदन कर सकता है। तो मध्यस्थम अधिकरण को आवेदन कर सकता है या तो मध्यस्थम कार्यवाही के प्रयोजनार्थ नाबालिग के लिए संरक्षक की नियुक्ति के लिए तथा या मध्यस्थम कार्यवाही के प्रयोजनार्थ कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति के संरक्षक की नियुक्ति के लिए या किसी सामग्री माल संपत्ति या संरक्षण अंतिम अभिरक्षा या बिक्री के लिए जो मध्यस्थम अनुबंध की विषय वस्तु है। इन तीनों के लिए मध्यस्थम अधिकरण आवेदन कर सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि पक्षकार मध्यस्थम कार्यवाही के दौरान अथवा मध्यस्थम अधिनिर्णय पंचायत किए जाने के बाद किसी भी समय मगर उसके प्रत्यावर्तन से पूर्व मध्यस्थम अधिकरण को संरक्षण के अंतरिम उपाय के लिए आवेदन कर सकता है। अंतरिम उपाय के लिए आवेदन कब कर सकता है? या तो किसी सामग्री या माल
के संरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या बिक्री के लिए माध्यस्थम के विवाद की राशि अर्जित करने के लिए जो माध्यस्थम विषय वस्तु है अनुबंध की, या माध्यस्थम के विवाद के संबंध में मामले की किसी संपत्ति या वस्तु के विरुद्ध संरक्षण अथवा निरीक्षण, या जिससे कोई मसला उसके अंदर उठ सकता है और उपयुक्त प्रयोजन किसी व्यक्ति को अधिकृत करने जो किसी उस जमीन अथवा भवन में प्रवेश कर पाए जो किसी पक्ष के कब्जे में है, अथवा लिए गए किसी नमूने को लेने के लिए अधिकृत करना, या प्रापक की नियुक्ति अथवा अंतरिम निषेधाज्ञा एवं ऐसे ही बचाव के अन्य उपाय जो माध्यस्थम अधिकरण को सही एवं सुविधा प्रतीत हो सके। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। उपरोक्त दिए गए विकल्प ए या बी या सी तीनों सही है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 204। प्रश्न नंबर 204 कहता है कि इस संशोधन अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत माध्यस्थम अधिकरण द्वारा धारा 10 के अधीन जारी किया गया है कोई आदेश सभी प्रयोजनों के लिए किस प्रकार का आदेश माना जाएगा? तो इसका उत्तर होगा कि न्यायालय का आदेश जो सिविल प्रक्रिया संहिता की 1908 के अधीन प्रवर्तनीय है। अर्थात न्यायालय का आदेश माना जाएगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन प्रवर्तनीय है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इस संशोधन अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत माध्यस्थम अनुबंध के क्षेत्र के भीतर प्रत्यर्थी द्वारा अपने प्रतिरक्षा के कथन के अलावा अपने मामले के समर्थन में क्या प्रस्तुत किया जा सकता है? तो अपने मामले के समर्थन में प्रतिदावा या मुजरा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा प्रतिदावा या मुजरा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 206 कहता है कि इस संशोधन अधिनियम की धारा 12 के तहत यदि कोई पक्षकार पर्याप्त कारण के बिना मामले में स्थगन चाहता है तो माध्यस्थम अधिकरण द्वारा क्या अधिरोपित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा परिव्यय या उदाहरणात्मक परिव्यय। सही उत्तर होगा परिव्यय या उदाहरणात्मक परिव्यय। अगला प्रश्न आपका कहता है कि माध्यस्थम अधिकरण द्वारा पंचाट बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा? तो इसका उत्तर होगा कि संविदा के निर्बंधन को भी ध्यान में रखा जाएगा और व्यापार की प्रथा को भी ध्यान में रखा जाएगा। अर्थात प्रश्नानुसार संविदा के निर्बंधन व व्यापार की प्रथा दोनों सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जिस तारीख से माध्यस्थम अधिकरण निर्देश ग्रहण करता है उसकी कितनी अवधि के भीतर पंचाट बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 12 माह अर्थात 1 वर्ष की अवधि के भीतर ही पंचाट बनाया जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आपको कथन दिए गए हैं, पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? तो आपके सही कथन है कि यदि माध्यस्थम अधिकरण द्वारा निर्देश ग्रहण करने की तारीख के 6 मास के भीतर पंचाट बना दिया जाता है तो माध्यस्थम अधिकरण अतिरिक्त शुल्क की वह राशि पाने का हकदार होगा जैसा कि पक्षकार सहमत हो। यह सही है। अगला कथन है कि पक्षकार सहमति के जरिए धारा 15(1) में निर्दिष्ट अवधि 12 मास से और आगे अवधि को पंचाट के लिए बढ़ा सकता है जो 6 माह से अधिक ना हो। यह भी सही है। अगला है कि यदि धारा 15(1) में विनिर्दिष्ट अवधि 12 मास के अंदर पंचाट नहीं बनाया गया अथवा धारा 15(3) में विनिर्दिष्ट बढ़ी हुई अवधि में नहीं बनाया गया है तो मध्यस्थों को प्रादेश समाप्त हो जाएगा जब तक कि न्यायालय या विनिर्दिष्ट उस अवधि के अवसान से पहले या बाद में अवधि न बढ़ाएं। यह भी सही है। या उपर्युक्त अनुसार अवधि बढ़ाते समय यदि न्यायालय को ज्ञात होता है कि कार्यवाही की देरी के कारणों के लिए माध्यस्थम अधिकरण आरोपणीय है तब यह मध्यस्थ या मध्यस्थों के शुल्क में कटौती का आदेश कर सकता है। उस विलंब के हरेक मास के लिए वह 5% से ज्यादा ना हो। अर्थात उपयुक्त सभी कथन आपके सत्य हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन माध्यस्थम अधिकरण की अवधि बढ़ाते समय न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह एक अथवा सभी मध्यस्थों का स्थानापन्न करे और यदि एक अथवा सभी मध्यस्थों का स्थानापन्न हुआ तो माध्यस्थम कार्यवाही, इसका उत्तर होगा, उसी प्रक्रम से जारी रहेगी जहां तक वह पहुंच चुकी है। इस प्रक्रम से जारी रहेगी जहां तक कार्यवाही पहुंच चुकी है उसी प्रक्रम से आगे भी जारी रहेगी। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत न्यायालय को पक्षकारों पर किस तरह के परिव्यय अधिरोपित करने का विवेकाधीन अधिकार है? तो वास्तविक, इसका उत्तर होगा वास्तविक अथवा उदाहरणीय परिव्यय या खर्च अधिरोपण करने का विवेकाधीन अधिकार है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इस अधिनियम की धारा 15 के तहत माध्यस्थम कार्यवाही संचालन करते समय माध्यस्थम
मध्यस्थम अधिकरण द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? तो यहाँ पे प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, इसका उत्तर होगा कि मध्यस्थम अधिकरण लिखित व अभिकथन दस्तावेज एवं पक्षकारों की ओर से की गई प्रस्तुतियों के आधार पर विवादों का निर्णय बिना किसी मौखिक सुनवाई के करेगा तथा मध्यस्थम अधिकरण को और किसी सूचना अथवा पक्षकारों से स्पष्टीकरण की मांग करने की शक्ति होगी जो पक्षकारों की ओर से दाखिल अभिकथनों तथा दस्तावेजों के अतिरिक्त हो तथा मौखिक सुनवाई केवल तभी हो सकेगी जब सभी पक्षकार निवेदन करें या फिर मध्यस्थम अधिकरण को लगे कि मुद्दे विशेष को स्पष्ट करने के लिए मौखिक सुनवाई जरूरी है तथा मध्यस्थम अधिकरण तकनीकी औपचारिकताओं को अभिमुक्त कर सकेगा यदि मौखिक सुनवाई की गई है और उस प्रक्रिया को अपना सकेगा जो प्रकरण में त्वरित निस्तारण के लिए समुचित हो, अर्थात सभी आपके यह सही हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थ या मध्यस्थों को देय शुल्क और इसका तरीका क्या होगा? तो इसका तरीका होगा कि जैसा मध्यस्थ या मध्यस्थों और पक्षकारों के बीच सहमति हो सके। इसका उत्तर होगा कि जैसा मध्यस्थ या पक्षकारों के बीच सहमति हो सके। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम पंचायत द्वारा राशि के भुगतान का निर्देश जब तक कि अन्यथा से निर्देशित न हो कौन सी दर से पंचायत की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज देय होगा? तो कौन सी तारीख से होगा? उसका उत्तर होगा कि ब्याज की सामयिक दर से 2% उच्चतर ब्याज जो पंचायत की तारीख पर प्रचलित हो। अगला प्रश्न आपका कहता है परिव्यय को का विनिश्चय करते समय न्यायालय अथवा मध्यस्थम अधिकरण का विवेकाधिकार क्या है? तो यहाँ पे न्यायालय अथवा मध्यस्थम अधिकरण का विवेकाधिकार है। इसका उत्तर है कि ऐसा परिव्यय एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को देय है तथा ऐसे परिव्यय की राशि और ऐसे परिव्यय का संदाय कब किया जाएगा, ये सभी अधिकरण का विवेकाधिकार है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इस अधिनियम की धारा 17 के अनुसार परिव्यय का अभिप्राय युक्त परिव्यय है जो संबंधित है। इसका उत्तर होगा वह संबंधित है मध्यस्थों, न्यायालयों और गवाहों के शुल्क तथा व्यय एवं विधिक शुल्क और व्यय से तथा ये संबंधित है मध्यस्थता के अधीक्षण करने वाले संस्थान का कोई प्रशासनिक शुल्क तथा मध्यस्थता और न्यायालय कार्यवाही और मध्यस्थता के अधिनिर्णय के संबंध में हुए अन्य कोई व्यय, अर्थात ये सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि परिव्यय का अवधारण करते समय न्यायालयों और मध्यस्थम अधिकरणों द्वारा कौन से घटकों कारणों को ध्यान में रखा जाएगा? तो कौन से घटक कारणों को ध्यान में रखा जाएगा? तो पंचायत के आचरण को भी ध्यान में रखा जाएगा तथा किसी पक्षकार को आंशिक सफलता मिली, यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि क्या किसी के पक्षकार को आंशिक सफलता मिली है, यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि क्या किसी पक्षकार ने मध्यस्थम की कार्यवाही के निस्तारण में विलंब करने के लिए तुच्छ या तंग करने वाले प्रतिदावा किया है, यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि क्या किसी पक्षकार ने विवाद के समझौते के लिए युक्त प्रस्ताव किया था और दूसरे पक्षकार द्वारा इसे इंकार किया गया है, अर्थात दिए गए सभी विकल्प ध्यान में रखे जाएंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है अनुबंध जिसका प्रभाव कि एक पक्षकार मध्यस्थता के खर्चों का पूरा अथवा भाग का भुगतान करे किसी भी स्थिति में वह केवल तभी मान्य होगा जब यदि यह अनुबंध प्रश्नगत विवाद उभरने के किया गया हो तो प्रश्नगत विवाद उभरने के बाद किया गया हो। इसका उत्तर होगा प्रश्नगत विवाद उभरने के बाद किया गया हो। अगला प्रश्न आपका कहता है किसी पंचायत को भारत की सार्वजनिक नीति से टकराव का कब कहा जाएगा? तो किसी पंचायत को भारत की सार्वजनिक नीति से टकराव का कब कहा जाएगा? इसका उत्तर होगा कि कहा जाएगा यदि ऐसा पंचायत छल अथवा भ्रष्टाचार से प्रभावित हो तो कहा जाएगा, यदि भारतीय विधि की मौलिक नीति के विपरीत हो तो भी कहा जाएगा और यदि नैतिकता या न्याय के आधारभूत मूल सिद्धांतों से टकराव का है तो भी कहा जाएगा। सार्वजनिक नीति से टकराव का कहा जाएगा, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आपको कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर आपका पहला कथन ही गलत है कि केवल अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से आए मध्यस्थम पंचायत को ही न्यायालय की ओर अपास्त किया जा सकता है यदि न्यायालय को मालूम होता है कि पंचायत प्रत्यक्ष अवैधता के निरर्थक है जो पंचायत का प्रकरण होता है। यह कथन आपका गलत दिया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 221 कहता है कि प्रधान अधिनियम की धारा 36 के लिए नई धारा कौन से खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे? नई धारा में कौन से खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे? तो इसका उत्तर होगा कि जहां धारा 34 के अधीन मध्यस्थम पंचायत अपास्त करने का
आवेदन करने के लिए समय निकल गया है, तब उपधारा 2 के प्रावधानों के विषय से वह पंचायत दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की अनुरूपता से उस तरीके से प्रवृत्त होगा जैसा कि वह न्यायालय की अज्ञाप्ति हो, तथा जहां मध्यस्थम पंचायत अपात्र करने का आवेदन पत्र न्यायालय में धारा 34 के अधीन पेश किया गया है, उस आवेदन पत्र का दाखिल किया जाने से ही वह पंचायत अपरिवर्तनीय नहीं हो जाएगा, तथा जबकि न्यायालय उस मध्यस्थम पंचायत को संचालन पर स्थगन का आदेश उपधारा 3 के प्रावधान के अनुरूप उस प्रयोजनार्थ अलग से किए गए आवेदन पत्र पर ना दे दे, तथा मध्यस्थम पंचायत के संचालन के स्थगन के लिए उपधारा 2 के अधीन दाखिल किए गए आवेदन पत्र पर न्यायालय उन शर्तों के विषय में जिन्हें वह ठीक समझे उस मध्यस्थम पंचायत संचालन का स्थगन दे सकता है, जिसके लिए कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा, इन खंडों को प्रस्तापित किया जाएगा, अर्थात प्रश्नानुसार विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि न्यायालय धन के भुगतान के लिए मध्यस्थम पंचायत के मामले में स्थगन के लिए आवेदन पत्र पर विचारण के प्रावधान के अधीन धन अज्ञाप्ति के स्थगन के लिए प्रावधान को ध्यान में रखेगा। यहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, इसका उत्तर होगा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान के अधीन धन अज्ञाप्ति के स्थगन के लिए प्रावधानों का ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम कार्यवाहियों के दौरान पक्षकारगण इसका उत्तर होगा विवादों का समाधान कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक मध्यस्थम अधिनिर्णय तो इसका उत्तर होगा लिखित में भी होगा और मध्यस्थम अधिकरण के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा, तथा कारणों का वर्णन करेगा जिन पर अधिनिर्णय आधारित है, तथा इसकी तारीख और मध्यस्थम के स्थान का भी वर्णन करेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है किसी मध्यस्थ को किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है, तो किसी मध्यस्थ को चुनौती दी जा सकती है जब मध्यस्थ की स्वतंत्रता निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह हो तो भी चुनौती दी जा सकती है, और जब मध्यस्थ पक्षकारों द्वारा सहमत योग्यताओं को धारण नहीं करता तब भी चुनौती दी जा सकती है, जब पक्षकार को मध्यस्थ नियुक्त किया जाने के पश्चात उसकी निष्पक्षता या योग्यता संदेहास्पद होने की जानकारी होती है तो भी चुनौती दी जा सकती है, अर्थात प्रश्नानुसार विकल्प दी सही है। अगला प्रश्न आपका कहता है विवाचन के सही नुकसान कौन से हैं, इसका उत्तर होगा कि फीस महंगी, कानूनी बिंदु, देरी और सीमित अपील। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एडीआर वास्तव में किस लिए खड़ा है, तो एडीआर वास्तव में वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए खड़ा है, इसका उत्तर होगा वैकल्पिक विवाद समाधान। अगला प्रश्न आपका कहता है शब्द अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाचन के तहत परिभाषित किया गया है, शब्द अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाचन किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है, इसका उत्तर होगा धारा 2F के तहत परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है शब्द विवाचन समझौता रिक्त स्थान है के अंतर्गत आता है, तो शब्द विवाचन समझौता अध्याय 2 के अंतर्गत आता है, उत्तर होगा अध्याय 2 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि भारत में विवाद समाधान के एडीआर तंत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल है, इसका उत्तर होगा विवाचन, मध्यस्थता, सुलह और बातचीत शामिल है। एडीआर में क्या शामिल है, विवाचन, मध्यस्थता, सुलह और बातचीत शामिल है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यस्थता का सबसे सटीक वर्णन है, तो यहाँ पे मध्यस्थता का सबसे सटीक वर्णन कौन सा है कि एक न्याय निर्णायक प्रक्रिया जहां पक्षकार अपने विवाद को बाध्यकारी निर्णय के लिए एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करते हैं, अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक सुलहकर्ता नियुक्त किया जाता है, कब नियुक्त किया जाता है, इसका उत्तर होगा विवाद के पक्षकारों द्वारा। एक सुलहकर्ता नियुक्त किया जाता है विवाद के पक्षकारों द्वारा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एडीआर में मुद्दा है, इसका उत्तर होगा पर सहमत हुए, एडीआर मुद्दा है पर सहमत हुए। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थ है, इसका उत्तर होगा मध्यस्थ क्या है, तो मध्यस्थ एक सूत्राधार है, मध्यस्थ क्या है, सूत्राधार है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थता में पार्टियों द्वारा आमतौर पर कितने मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं, तो पार्टियों द्वारा आमतौर पर कितने मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं, इसका उत्तर होगा कि पक्षकार मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि ऐसी संख्या सम संख्या ना हो। अगला प्रश्न आपका कहता है कि अधिनियम के भाग 2 पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन क्या हैं, तो इसका उत्तर होगा कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी है और जिनेवा कन्वेंशन भी है, अर्थात दोनों हैं। अधिनियम के भाग 2 पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन क्या हैं, तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी है इसके उत्तर में और जिनेवा कन्वेंशन भी है।
अगला प्रश्न आपका कहता है कि भारतीय विवाचन परिषद का अध्यक्ष डॉट 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 किसके तहत नियुक्त किया जाता है। इसमें धारा पूछी गई है कि भारतीय विवाचन परिषद का अध्यक्ष किस धारा के तहत नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि धारा 43C(1) के तहत नियुक्त किया जाता है। धारा 43C(1) के तहत नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 238। प्रश्न नंबर 238 आपका कहता है कि क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कुछ मामलों में विशेषज्ञ नियुक्त करने में सक्षम है। तो हाँ, मध्यस्थ कुछ मामलों में विशेषज्ञ नियुक्त करने के लिए सक्षम है। अगला प्रश्न आपका कहता है कानूनी सहायता योजनाओं को लागू करने के लिए समिति CILAS 1980 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसका उत्तर होगा समापन आदेश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया जाना चाहिए। तो एक आवेदन दायर किया जाना चाहिए। इसका उत्तर होगा सूट में लिखित बयान दाखिल करने से पहले। अगला प्रश्न आपका कहता है कि विवाचन और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 8 के तहत अदालत के समक्ष एक अंतरिम राहत आवेदन किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा केवल विवाचन की नियुक्ति से पहले। कब राहत आवेदन किया जाना चाहिए। तो केवल विवाचन नियुक्ति से पहले। अगला प्रश्न आपका कहता है घरेलू विवाचन के क्षेत्राधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपका सत्य कथन है कि पक्षकार क्षेत्राधिकार का स्थान चुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं। पक्षकार क्षेत्राधिकार का स्थान चुन सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 244 कि एक घरेलू मध्यस्थ पुरस्कार का निष्पादन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पे धारा पूछी गई कि किस धारा के द्वारा नियंत्रित होता है। इसका उत्तर होगा धारा 36 के द्वारा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि विवाचन एक कानूनी प्रक्रिया है। इसका उत्तर होगा उसके पारिस्थितिक अधिकारों एवं दायित्वों के संबंधित अंतर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि विवाचन के लाभ। तो विवाचन के लाभ क्या है। कम समय लेने वाला। विवाचन के लाभ कम समय लेने वाला। तो उत्तर होगा कम समय लेने वाला। अगला प्रश्न कहता है ADR बोझ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उत्तर होगा कोर्ट पर। ADR किसका बोझ कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कोर्ट पर। अगला प्रश्न है आपका बातचीत एक प्रक्रिया है। तो बातचीत एक प्रक्रिया क्या है। गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर होगा गैर बाध्यकारी प्रक्रिया। अगला प्रश्न आपको कहता है कि लोक अदालत का मूल अर्थ है। तो लोक अदालत का मूल अर्थ है लोगों की अदालत। इसका उत्तर होगा लोगों की अदालत। लोक अदालत का मूल अर्थ है लोगों की अदालत। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थता के लिए पार्टियों को संदर्भित करने के लिए अदालत की शक्ति इसमें अनिवार्य रूप से शामिल निहित होनी चाहिए। इसका उत्तर होगा पार्टियों की सलाह देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र पर निहित होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक मध्यस्थ पुरस्कार द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि पर ब्याज लगेगा। तो भुगतान की जाने वाली राशि पर ब्याज लगेगा। तो इसका उत्तर होगा कि पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक 18% प्रति वर्ष 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 252। प्रश्न नंबर 252 आपका कहता है कि एक साझेदारी फर्म। यहाँ पर एक कथन दिया गया है उसके बाद उसके प्रश्न पूछे गए हैं। कह रहा है कि एक साझेदारी फर्म में संजय और मोहित साझेदार व्यापार में उनके बीच एक विवाद को मध्यस्थ को संदर्भित करने के लिए लिखित रूप से एक समझौता करते हैं। इस समझौते के बावजूद भी संजय ने एक अदालत में विवाद को लेकर मोहित के खिलाफ मुकदमा दायर किया। तो इस मामले में पूछा गया है कि उपरोक्त के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर यह न्यायालय में जो मुकदमा दायर किया है क्योंकि यह न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। ये सीधे से सीधे प्रश्न नंबर का विकल्प डी सही होगा। प्रश्न नंबर 252 का विकल्प डी सही होगा कि न्यायालय का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कि सुलहकर्ता स्वतंत्र रूप से विवाद की जांच करेगा और विवादों के निपटारे की विधि का संकेत देते हुए अपनी रिपोर्ट का मसौदा तैयार करेगा। इसका उत्तर होगा सुलहकर्ता विधि के निपटारे पर विवादित पक्षों की मदद लेगा। अगला प्रश्न कहता है लोक अदालत द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार। लोक अदालत द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार। तो इसका उत्तर होगा को मध्यस्थता पुरस्कार के तहत दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाता है। पुरस्कार को क्या माना जाता है। मध्यस्थता पुरस्कार के तरह दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाता है। अगला प्रश्न कहता है मध्यस्थ कार्यवाही शुरू होती है। तो मध्यस्थ कार्यवाही शुरू होती है। इसका उत्तर होगा कि जिस तारीख को प्रतिवादी द्वारा विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त होता है तो यह उसी तारीख से कार्यवाही शुरू होती है।
अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक मध्यस्थ पुरस्कार, एक मध्यस्थ पुरस्कार, इसमें आपको विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहा है एक मध्यस्थ पुरस्कार, तो मध्यस्थ पुरस्कार क्या है? तो एक मध्यस्थ पुरस्कार क्या है? तो इसका उत्तर होगा कि एक मध्यस्थ पुरस्कार को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्यों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित होना चाहिए, लिखित और हस्ताक्षरित होना चाहिए। एक मध्यस्थ पुरस्कार को क्या होना चाहिए? मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्यों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थ निर्णय किए जाने के बाद प्रत्येक पक्ष को वितरित किया जाएगा, तो प्रत्येक पक्ष को क्या वितरित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा पुरस्कार की एक हस्ताक्षरित प्रति वितरित की जाएगी। अगला प्रश्न आपको कहता है कि 3 मध्यस्थों के मामले में तीसरा मध्यस्थ इस प्रकार कार्य करेगा, तो तीसरा मध्यस्थ, इसका उत्तर होगा एक पीठासीन मध्यस्थ के तौर पर कार्य करेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय अधिनियम या उन अधिनियमों द्वारा कवर किए गए विवादों के संबंध में मध्यस्थता का प्रावधान नहीं करता है? इसका उत्तर होगा सूखाचार अधिनियम 1982। अगला प्रश्न आपका कहता है सुलह कार्यवाही के दौरान विवाद का एक पक्ष को छोड़कर कोई न्यायिक कार्यवाही शुरू नहीं करेगा, तो इसका उत्तर होगा अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई न्यायिक कार्यवाही शुरू नहीं करेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि विवाचन और सुलह अधिनियम, विवाचन और सुलह अधिनियम 1996 के भाग 1 में कोई भी न्यायिक प्राधिकरण विवाचन की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा सिवाय इसके, इसका उत्तर क्या होगा कि एक पुरस्कार रद्द करने के लिए, सिवाय एक पुरस्कार रद्द करने के लिए इस सिवाय कोई कार्यवाही नहीं करेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 262, लोक अदालत द्वारा किस प्रकार के मामलों का निपटारा नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा गैर समनीय आपराधिक मामले, गैर समनीय आपराधिक मामले का निपटारा लोक अदालत द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है किसी मध्यस्थ निर्णय के विरुद्ध न्यायालय का सहारा तभी लिया जा सकता है जब, तो इसका उत्तर होगा जब एक पक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ था। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एडीआर प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है? तो इसका उत्तर होगा विवाचन की प्रक्रिया, विवाचन की एडीआर प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एडीआर प्रक्रिया गैर न्यायिक है? तो जहां गैर न्यायिक पूछा जाए तो सुलह की प्रक्रिया, इसका उत्तर होगा सुलह प्रक्रिया गैर न्यायिक है। अगला प्रश्न आपका कहता है विवाचन और मध्यस्थता में क्या समानताएं हैं? तो इसका उत्तर होगा कि दोनों कोर्ट सेटलमेंट के बाहर है, दोनों कोर्ट सेटलमेंट के बाहर हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1995 में। कब लागू हुआ? 1995 में। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1995 में लागू हुआ। अगला प्रश्न आपका कहता है किस वर्ष स्थायी लोक अदालत को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम में शामिल किया गया? इसका उत्तर होगा 2002 में शामिल किया गया। स्थायी लोक अदालत को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के रूप में 2002 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 2015 की केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार स्थायी लोक अदालत को संदर्भित की जाने वाली संपत्ति के मूल्य की सीमा अधिकतम क्या हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा 1 करोड़। अधिकतम मूल्य सीमा क्या हो सकती है? 1 करोड़ हो सकती है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 270, प्रश्न नंबर 270 कहता है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के किस अध्याय में स्थायी लोक अदालत का उल्लेख है? तो इसका उत्तर होगा अध्याय 6A में, अध्याय 6A में उल्लेख है। अगला प्रश्न आपका कहता है कानूनी सहायता के लिए कौन पात्र नहीं है? तो कानूनी सहायता के लिए एक व्यक्ति जो सामान्य वर्ग से है और जिसकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए है। अगला प्रश्न आपका कहता है न्याय तक पहुंच में क्या शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कि न्याय निर्णय प्रक्रिया में वादी की पहुंच असंवहनीय होनी चाहिए, यह शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आपको कहता है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का सदस्य बनने के लिए कौन पात्र नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश पात्र नहीं है, न्यायाधीश पात्र नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है तालुक कानूनी सेवा समिति का गठन कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण गठित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 275 आपका कहता है कि सुलह और मध्यस्थता में क्या समानताएं हैं? तो इसका उत्तर होगा कि दोनों महंगी प्रक्रियाएं हैं, दोनों महंगी प्रक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का कौन सा प्रावधान एक निर्धन व्यक्ति को मुकदमे में अपेक्षित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने में छूट देता है? तो इसका उत्तर होगा आदेश संख्या 33, आदेश 33, आदेश 33। अगला प्रश्न आपका कहता है आपराधिक
प्रक्रिया संहिता 1908 के किस प्रावधान के तहत अभियुक्त को राज्य के खर्च पर कानूनी सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका उत्तर होगा धारा 303 के तहत, धारा 303 के तहत। अगला प्रश्न आपका कहता है कानूनी सहायता एक साधन है जिसके द्वारा गरीब अपने अधिकार को लागू कर सकते हैं, कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था, इसका उत्तर है पोलक। पोलक ने यह कथन दिया था कि कानूनी सहायता एक साधन है जिसके द्वारा गरीब अपने अधिकार को लागू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यूडीएचआर का मतलब क्या है? तो इसका उत्तर होगा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। यूडीएचआर का मतलब क्या है? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। अगला प्रश्न आपका कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किस बिंदु का उल्लेख है? पूछा गया है कि अनुच्छेद 39A में, अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किस बिंदु का उल्लेख है? इसका उत्तर होगा कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है और विशेष रूप से उपयुक्त कानून द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं का किसी भी नागरिक के न्याय हासिल करने के अवसरों पर वंचित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मेडोला और मध्यस्थता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका कथन सत्य है। इसका उत्तर होगा कि मेडोला तीसरे पक्ष पार्टियों के लिए समझौता कर सकता है लेकिन इसे मध्यस्थता में नहीं बनाया जा सकता है, अगला प्रश्न आपका कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 के में निम्नलिखित में से किस बिंदु का उल्लेख किया गया है? अब पूछा कि अनुच्छेद 38 में किस बिंदु का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 38 में उल्लेख किया गया है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से या प्रभावी रूप से सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिससे न्यायालय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 284, प्रश्न नंबर 284 आपका कहता है, प्रश्न नंबर 284 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक हाइब्रिड एडीआर प्रक्रिया नहीं है? तो निम्नलिखित हाइब्रिड एडीआर प्रक्रिया नहीं है, इसका उत्तर होगा सुलह। हाइब्रिड एडीआर प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में परिभाषित नहीं है? इसका उत्तर होगा कानूनी सहायता। कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में परिभाषित नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि लोक अदालत द्वारा पुरस्कार की स्थिति क्या है? तो इसका उत्तर होगा कि लोक अदालत के प्रत्येक पुरस्कार को दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला उन मामलों की सूची प्रदान करता है जिन्हें एडीआर प्रक्रिया के लिए संदर्भित किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा एफकॉर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रश्न आपका कहता है कौन सा प्रावधान कानूनी सेवाएं देने के लिए मानदंड प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा धारा 12। धारा 12 आपको कानूनी प्रावधान या कानूनी सेवाएं देने के लिए मानदंड तैयार करता है। धारा 12 आपको कानूनी मानदंड प्रदान करता है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से सही मिलान, तो इसमें से सीधे से अनीता कुशवाल बनाम पुष्प सुडान, ये होगा AIR 2016 SC 3506। दूसरा कहता है KN गोविंदन कुट्टी मेनन बनाम CD साजी, इसका होगा AIR 2012 SC 719। तीसरा कहता है शीला वर्सेस बनाम महाराष्ट्र राज्य, तो इसका होगा 1987 3 SCC 50। और चौथा कहता है एफकॉर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वर्के कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसका होगा इसका होगा 2010, इसका होगा 2010 AIR SW 4983। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जहां अदालत धारा 20(5) के तहत मामले का रिकॉर्ड अदालत को लौटाया जाता है, अदालत किस चरण से आगे बढ़ती है? तो इसका उत्तर होगा कि अदालत ऐसे मामले को निपटने के लिए उस चरण से आगे बढ़ेगी जो धारा 20(1) के तहत ऐसे संदर्भ से पहले पहुंच गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है
प्रश्न नंबर 291 कहता है कि लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जिसका उत्तर होगा कि लोक अदालत में केवल जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले शामिल होते हैं, लेकिन स्थायी लोक अदालत में नहीं। स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी मामले शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि क्या लोक अदालत योग्यता के आधार पर पुरस्कार पारित कर सकती है, तो इसका उत्तर होगा नहीं, योग्यता के आधार पर पुरस्कार पारित नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि लोक अदालत का आयोजन कौन नहीं कर सकता है, तो इसका उत्तर होगा स्थानीय प्राधिकरण। स्थानीय प्राधिकरण लोक अदालत का आयोजन नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न कहता है बातचीत डॉट 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 प्रक्रिया है, तो ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। बातचीत एक प्रक्रिया है, इसका उत्तर होगा कि गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन बातचीत के सही लाभ है, निम्नलिखित में से कौन बातचीत के सही लाभ है, इसका उत्तर होगा त्वरित, आर्थिक प्रक्रिया और गोपनीयता बातचीत के सही लाभ है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थ है डॉट डॉट डॉट, मध्यस्थ कौन है, तो मध्यस्थ एक सूत्राधार है, इसका उत्तर होगा सूत्राधार। अगला प्रश्न आपका कहता है जब पक्षकार बातचीत की प्रक्रिया में अपनी स्थिति पर अड़े रहते हैं तो वे संभवतः डॉट 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 में शामिल होते हैं। इसमें रिक्त स्थान भरना है कि किसमें शामिल होते हैं, तो इसमें से उत्तर होगा आपका विवरण वार्ता। अर्थात जब पक्षकार बातचीत की प्रक्रिया में अपनी स्थिति पर अड़े रहते हैं तो वे संभवतः विवरण वार्ता में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जब पार्टियां अपनी स्थिति पर नहीं बल्कि बातचीत प्रक्रिया में रुचि पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं तो वे शायद इसमें शामिल होते हैं, तो इसका उत्तर होगा एकीकृत में शामिल होते हैं, तो वो एकीकृत में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थता के प्रकार हैं, तो मध्यस्थता के प्रकार हैं, इसका उत्तर होगा निजी मध्यस्थता, मध्यस्थता के प्रकार में से आता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक विवाद समाधान पद्धति जहां एक व्यक्ति पक्षों को सूचनाओं, विचारों और संभावित वैकल्पिक समाधानों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, तो वह है, तो इसका उत्तर होगा मध्यस्थता, उसको क्या कहते हैं, मध्यस्थता। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 301 कहता है कि एक मध्यस्थ में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा पूर्वाग्रहित गुण नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है रिक्त स्थान दिया गया है, क्रम में एक तटस्थ तृतीय पक्ष विवादित पक्षों को उनके विवाद के समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरा जाएगा मध्यस्थता। अर्थात मध्यस्थता में एक तटस्थ तृतीय पक्ष विवादित पक्षों को उसके विवाद के समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है। अगला प्रश्न कहता है कि मध्यस्थता, फिर रिक्त स्थान दिया गया है नहीं है, तो इसका उत्तर होगा मध्यस्थता कुछ प्रकार के विवादों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एडीआर के सही तरीके कौन से हैं, इसका उत्तर होगा विवाचन, बातचीत, सुलह और मध्यस्थता। याद रखें ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका कहता है बातचीत के सही फायदे कौन से हैं, तो इसका उत्तर होगा इसकी त्वरित, सस्ती प्रक्रिया और गोपनीयता। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन से मामले मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट नहीं हैं, इसका उत्तर होगा वैवाहिक मामले, वैवाहिक मामले मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट नहीं हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 307, अंतिम प्रश्न आपका कि मध्यस्थता और सुलह में क्या समानता है, इसका उत्तर होगा वे दोनों एक संदेश वाहक का उपयोग करते हैं। तो मित्रों आज आपकी ये सीरीज समाप्त हुई। आपने महामैराथन एक नजर में पूरी सीरीज को कवर किया है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जल्दी जल्दी याद किए हैं या रिवीजन के तौर पर समझे हैं। धन्यवाद मित्रों। अब हम बहुत जल्द अगले अन्य सीरीजों को भी पढ़ेंगे, तो जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लॉ से जुड़े सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल और जानकारियां मिल सकें। तो सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।